या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ वस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फता ऐन। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जाके आगे कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन पहले इजी इजी डेफिनेशन से लेके जाएंगे। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, बाय इट्स नेम इट इज़ वेरी क्लियर। जी जी, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। वाया डेफिनेशन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर क्लियर है कि अटेंशन की रेगुलेशन में प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट अ लैक ऑफ अटेंशन, बट attention disturbed है right now at the present moment. You are not exactly there, you are physically there but your mind is wandering somewhere, it is absent, so you don't feel as a whole किसी भी काम को सर अंजाम देने में। यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट देयर। ये ऐसा ही है कि कंट्रोल्स एंड इमोशंस के दरमियान टग ऑफ वॉर हो रही है। यू नो द टग ऑफ वॉर, वो रस्सियों से खींचते हैं। कंट्रोल अपनी तरफ खींच रहा है रस्सी को और इमोशंस अपनी तरफ खींच रहे हैं रस्सी को, और एट द एंड इमोशंस हमेशा जीत जाते हैं। एक नॉर्मल आदमी के दिमाग तो कंट्रोल्स के हिसाब से ही चलते हैं, जो वो चाह रहा होता है वैसे ही होता है। कभी कभार फिसल जाए तो फिसल जाए, लेकिन जो ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाले किड्स होते हैं या एडल्ट्स होते हैं, दे ऑलवेज रेगुलेट बाय देयर इमोशंस, दैट्स व्हाई they are not physically present on the activity they are performing. So attention deficit, it is the problem of attention being diverted. It is not the problem of attention, lack of attention, ठीक है। lack of attention नहीं होती है, attention just diverted होती है। and the word disorder, it is not that disease and illness, वो वाला disorder नहीं है। इसको डिफाइन करने के लिए ऑर्डर को डिफाइन करना पड़ेगा। एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। माजी में उसने क्या किया, प्रेजेंट में वो राइट नाउ क्या क्या कर रहा है, ही नोज, एंड इन द फ्यूचर इससे क्या कर रहा है, देयर इज अ कंप्लीट ऑर्डर। और एक दिन की अगर बात करें तो उसको पता होता है सुबह, दिन को, शाम को, रात को क्या करना है। बट अ गाय विद अटेंशन डेफिसिट, हिज होल लाइफ इज अ मेस, इट्स अ केओस, उसको नहीं पता। द पेपर्स आर मेसी अराउंड, papers are spreading all over his room, इसकी कार मेसी है, he has to go somewhere on the time but he doesn't know what the time is, हमेशा लेट हो जाए। there is ultimate chaos in his life, there is a disorder in his life, ये वो वाला disorder है। तो और ये अटेंशन डेफिसिट की वजह से ही आता है। अगर आपने अपनी एक्टिविटीज को ऑन टाइम परफॉर्म नहीं किया तो देयर विल बी अ डिसऑर्डर इन योर लाइफ। तो ये वो वाला डिसऑर्डर है। इन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर यू आर नॉट इन चार्ज ऑफ योर ओन बॉडी, योर इमोशन इज ड्राइविंग यू। जहाँ पे इमोशन स्ट्रॉन्ग है वहां पे आपको इमोशन ड्राइव करेगा। अगर आपके माजी के मेमोरीज स्ट्रॉन्ग है तो आप हमेशा माजी में रहेंगे, ठीक है। तो इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर अटेंशन, यू आर कंट्रोल्ड बाय योर इमोशन। थोड़ी सी, ये तो बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है टेंशन डेफिसिट की। थोड़ा सा और, तो यू डोंट फील एज अ होल, ठीक है, यू आर डाइवर्टेड, आपके पार्ट्स डाइवर्टेड है। Attention deficit disorder is a prime illustration of how adult continues to struggle with unsolved problems of childhood. Agar there's a young boy and he's struggling with his emotions, he's struggling with his hyperactivity, impulse control, तो 80% चांसेस हैं कि उसके चाइल्डहुड का अनरिजॉल्व ग्रीफ एंड ट्रॉमा इश्यूज प्रॉब्लम ही आर द रीजंस। 80% आर द चांसेस कि चाइल्डहुड में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर को थोड़ा और बेहतर समझते हैं। एक नॉर्मल इंसान अपने आप को मोटिवेट करता है, वो फ्रस्ट्रेशंस को फेस करता है, एंजाइटी और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। ही थिंक्स बिफोर ही स्पीक, शी थिंक्स बिफोर शी स्पीक्स, और अपने इमोशंस को रेगुलेट करता है, मूड्स को रेगुलेट करता है। अब अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर को समझने के लिए जरूरी है कि हर एक इस एक्टिविटी के पीछे नॉट लगा दें। मोटिवेट योरसेल्फ, शी और ही कैन नॉट मोटिवेट हरसेल्फ। A normal guy can face the frustration, anxiety, or stress. ADD person cannot face the frustration, anxiety, or stress. A normal person can control the emotions, but ADD adult cannot control the emotions. Emotional irregularity होती है। हल्के से छोटे से स्ट्रेस की वजह से पूरा दिन या पूरा वीक उसका ना ओवर थिंकिंग में वेस्ट हो जाता है कि यार उस शख्स ने मुझे ये बात कही तो कही क्यों। एंड दे डू नॉट थिंक बिफोर दे स्पीक, एंड इसको बोलते हैं वीक इम्पल्स कंट्रोल। जब बोल देते हैं तो फिर अगले से सॉरी सॉरी कहते रहते हैं, सॉरी आई डिडंट मीन दैट, एंड दे हैव अ वीक रेगुलेशन ऑफ मूड्स, ठीक है, उसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं।
जो एक नॉर्मल आदमी जो उसके कंट्रोल्स होते हैं अटेंशन डेफिसिट में, वो कंट्रोल्स नहीं होते। ये इजी डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में और थ्रू आउट द वर्ल्ड साइकाइट्रिस्ट एंड पेरेंट्स, मौलाना हजरात और ट्यूटर्स जो भी बच्चे के सरपरस्त और सरबराह हैं, वो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का थोड़ा गलत जज करते हैं। वो क्यों गलत जज करते हैं? क्योंकि उन्हें साइंस एंड सिम्टम्स में क्लैरिटी नहीं है। साइंस क्या है और सिम्टम्स क्या है, ये दोनों से आपस में कैसे अलग है, ये कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता। तो हम देखते हैं साइंस और सिम्टम्स में क्या फ़र्क है, ताकि हमें एडीडी के असल रूट कॉज पता चले। साइंस साइंस वो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, वो एक्सटर्नल बिहेवियर्स होते हैं जो पेशेंट को देख के बजाय आइडिया होता है। जैसे 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 एक 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 पेशेंट है, उसने किसी को पंच कर दिया, उसने अपने फ्रेंड को पंच कर दिया, छोटे बच्चे ने किसी को मारा, या वो क्लास में इनअटेंटिव है, ठीक है, या वो गुस्सा कर रहा है। अब ये एक्सटर्नल फीचर्स है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जैसे कोई बीमारी जज हो रही है, डॉक्टर्स और पेशेंट्स कहते हैं ये जी बचा, इसमें थोड़ी इनअटेंशन है, ये तवज्जो नहीं देता जी, ये गुस्सा कर जाता है जी, हम इसको ठीक कर देंगे, इसको जो है ना कोशिश करें आप इसको दूसरी ट्यूशन में डाल दें, इसको बाकी बच्चों से अलग रखें। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। द प्रॉब्लम इज डीप डाउन साइकोलॉजिकली, न्यूरोफिजियोलॉजिकली जो इंटरनल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल फैक्टर्स नुमाया हो रहे होते हैं, उनको कोई हाईलाइट नहीं करता। इंटरनल फीचर्स क्या होते हैं? इंटरनल फीचर्स हो सकता है लोनलीनेस, ठीक है, चाइल्डहुड अबेंडनमेंट, चाइल्डहुड सेक्सुअल असॉल्ट, चाइल्डहुड स्ट्रेस, एंजाइटी जो पेरेंट्स की तरफ से दिया गया है और वो शुरू से ही न्यूरल न्यूरल पाथवे बना लिया है उसने, और बड़े होके वही न्यूरल पाथवे फॉलो होता जा रहा है। लेकिन अब उसके जो एक्सटर्नल फीचर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो उनको अडॉप्ट करने लग पड़ा है, वो लोगों को मारने लग पड़ा है। अब उसकी फोकस नहीं है स्टडीज पे, वो स्ट्रेस और एंजाइटी लेता है, वो गुस्सा करता है। ये बाहर फीचर्स है, बट डीप डाउन इंटरनल क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज है जिन्हें हम सिम्टम्स बोलते हैं, वो डॉक्टर्स और पेशेंट्स और मौलाना और ट्यूटर्स मिस कर देते हैं। यानी जो प्रॉब्लम की रूट कॉज है, जिस वजह से वो इसके ये एक्सटर्नल फैक्टर्स नुमाया हो रहे हैं, वो क्या है? जो साइंस आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड सिम्टम्स आर द इंटरनल फैक्टर्स जो बचपन से ही जन्म ले चुके होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ किड, ही इज इनअटेंटिव, ही इज एंग्री, देयर कुड बी एनी एक्सटर्नल फैक्टर, लेकिन डीप डाउन मे बी ही हैज अ फेलियर, ही इज अ फियर ऑफ फेलियर, इसलिए वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है। मे बी ही हैज लोनलीनेस, उसको डर है कि मैं कहीं जोन आउट ना हो जाऊं, मुझे मुझे कहीं दोस्तों से अलग ना कर दिया जाए, जैसे मुझे बचपन में अबेंडन किया था। अगर मैं ज्यादा बातें दोस्तों में नहीं करूंगा तो मैं मुझे कहीं अबेंडन ना कर दिया जाए। अब बाजारी तो लगता है कि वो बहुत बातूनी है, लेकिन इंटरनली ही हैज अ फेयर ऑफ अबेंडनमेंट, जिसकी वजह से वो ये बातें कर रहा है। तो साइकाइट्रिस्ट पेशेंट्स मिस एडीडी दो वजह से होती है। एक तो जेनेटिक होती है, जिसको हम कहते हैं कि इट इज प्योर बायोटिक, जीन से आती है। पेरेंट्स और मामा या बाबा को अगर एडीडी है, तो बच्चे के अंदर के जीन्स की टेंडेंसी तो है एडीडी होने की, लेकिन वो ट्रिगर नहीं हो गए, वो वाले जीन्स ट्रिगर तभी हो गए जब चाइल्डहुड एनवायरनमेंट इग्नाइट नहीं करेगा उन जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स के अंदर टेंडेंसी तो आ जाएगी बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स जेनेटिक्स, लेकिन वो जीन्स एडीडी वाले जीन्स तब तक ट्रिगर नहीं करेंगे जब चाइल्डहुड एनवायरनमेंट उन्हें इग्नाइट नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे कि दो ट्विन्स हैं, उन दोनों ट्विन्स के पेरेंट्स को एडीडी थी। अब उन दोनों ट्विन्स के जीन्स के अंदर एडीडी की टेंडेंसी है, जीन्स की टेंडेंसी की है, लेकिन एक को बेहतर एनवायरनमेंट मिलता है और दूसरे ट्विन को अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब जो एडॉप्शन का फैक्टर है वो बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, उसको वो वाला एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो एक ट्विन बच्चे को अपने घर वाला एनवायरनमेंट मिलता है। अब एक बच्चा बड़ा होके डिस्टर्ब हो जाता है जिसको अडॉप्ट किया होता है, और एक दूसरा ट्विन बच्चा उसको बड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, वो बड़ा अच्छा, वो साइकोलॉजिकली बहुत बूस्ट होता है। अब देखें, दोनों को जीन्स में टेंडेंसी तो थी एडीडी होने की, लेकिन एक को एनवायरनमेंट अच्छा मिला जिस वजह से उसका हेल्दी ग्रो अप हुआ, और जिसकी अडॉप्शन हुई उसको हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिला। उसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए अडॉप्शन की वजह से, और उसका फेलियर रहा पूरी लाइफ में। तो जीन्स की टेंडेंसी तो होती है, लेकिन अर्ली एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि इसको ईडीडी होना है या नहीं होना है। तो इट इज़ प्योर बायोटिक प्लस अर्ली डेवलपमेंट, दोनों की कॉम्बिनेशन है। तो वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, मेन पार्ट मेरा वही है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। So signs are the external factors and symptoms are the internal factors. ठीक है, DSM concerned with the language of science but not with the language of pain. Deep psychological root cause क्या है एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स का, वो डिस्कस करना और डायग्नोज करना ज़रूरी है।
ADD is misinterpreted by external features and it must be fixed by, जैसे कि कुछ डीप रूटली प्रॉब्लम्स हैं, फियर ऑफ अबेंडनमेंट है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बचपन में उसको मारपीट हुआ था, पेरेंट्स से मारा था, इस वजह से बड़े होके वो गुस्सा बहुत करता है, बचपन में पेरेंट्स ने वो अटेंशन नहीं दी जो वो डिजर्व करता था। ये असल रूट कॉज थी, जिस वजह से बाद में एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, ही हिट्स अदर पीपल, ही फाइट्स, ही हैज सम क्वारल, सम प्रॉब्लम्स। लेकिन हम कहते हैं कि जी झगड़ा करता है, इसका जो है ना वो दिमाग थोड़ा तेज है, बस इधर तक ही रखते हैं प्रॉब्लम को, डीप रूट जाके डिस्कशन नहीं करते। DSM confuses outward behavior with inner sufferings। तो बच्चे को लेबल लगा दिया जाता है कि आपका बच्चा बड़ा सुस्त है जी, हमारे पास लाए, हम इसे ठीक कर देंगे, थोड़ी सी फीस ज़्यादा पे करें, लेकिन आप देखिए हम बच्चे को फिक्स कैसे करेंगे, थोड़ा सा केयरलेस है, लेकिन देखिए हम इसको एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा के सब फिक्स कर देंगे, उस बेचारे के ऊपर और बर्डन डाल दें। नॉट लिसनिंग, ये जी क्लास में सुनता नहीं है, इन अटेंटिव है, मैंने उसको मारा है कल, एक दिन खींच के लगाया, फिर आधा घंटे इसकी तबीयत ठीक हुई है, और बहुत एनर्जेटिक है जी, ये तो 2 मिनट आराम से नहीं बैठ सकता, आप इसको ना किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाएं। बट व्हाट ही व्हाई ही इज एक्चुअली डूइंग इट, वो कुछ कहना चाह रहा है, बट पीपल डोंट गेट इट। सिम्टम्स, व्हाट काइंड्स ऑफ कंडीशन इट इज, सिम्टम्स का मतलब होता है इंटरनल प्रॉब्लम्स, डीपली रूटेड प्रॉब्लम्स, इसका मतलब सिम्टम्स होता है इंटरनल इश्यूज। व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन इट इज, ये डिस्कस करेंगे पहले हम, फिर इसके साइंस एक्सटर्नल फीचर्स डिस्कस करेंगे, और फिर मिस आशा ने जो बताया कि ये क्या बायोलॉजिकल है या ये एक्सटर्नल फैक्टर से आती है, फिर वो डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 3 पार्ट्स हैं। और एक बच्चे से अगर पूछा जाए तो वो कैसे फील करता है, एडीडी किड से पूछा जाए हाउ डज ही फील्स, थ्रोइंग स्क्रैप्स टू फील माय माइंड, एक वो बच्चा ऐसे फील करता है कि वो एक डीमन के साथ है, उसका माइंड एक डीमन है, जब तक वो स्क्रैप्स इन द फॉर्म ऑफ ओवर थिंकिंग या या ओवर थिंकिंग करना, या जोन आउट हो जाना, ट्यून आउट हो जाना, या कोई फेक सिनेरियोस क्रिएट करना, ये वो स्क्रैप्स खिला रहा है अपने माइंड को, क्योंकि उसका माइंड जब भी एज अ होल फील करेगा, मेंटली प्रेजेंट फील करेगा, उसका माइंड एक्टिव फील करेगा, तो उसको स्ट्रेस और एंजाइटी आएगा। ही वोंट, वो अपने पेन को डिवाइड कर देता है, कुछ ओवर थिंकिंग करके, कुछ फेक सिनेरियोस क्रिएट करके, कुछ हाइपर एक्टिविटी करके, ताकि उसका माइंड बिजी रहे, उसका माइंड कहीं एक्टिव ना हो जाए। जब उसका माइंड एक्टिव होगा तो he or she will be out of control, they can't feel as a whole, they can't be mentally present as a whole, that's why they divide the pain by dividing their thoughts, that's why they are not mentally present। तो अपने माइंड को कुछ ना कुछ स्क्रैप्स खिलाते रहते हैं, फीड करवाते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओवर थिंकिंग और फेकिंग द सिनेरियोस, ताकि वो प्रेजेंट फील ना करें। अ बर्ड वॉन्डरिंग, परिंदा एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से उठ के तीसरी जगह जाता है, उसको आराम नहीं है। सेम इस तरह बच्चा हाइपर एक्टिविटी करता है, पहले एक काम है, पूरी उसकी हाइपर एक्टिविटी होगी, एकदम से डल हो जाएगा, पूरी एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाएगी, फिर बोलेगा अब क्या करूं, ही इज कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर डोपामाइन, तो वो भागता ही रहेगा, देयर विल बी अल्टीमेट chaos एंड lack of attention and focus in his life। A bird is wandering। तो ऐसे बच्चे अपने माइंड में, अपने पॉकेट में हमेशा कोई ना कोई बुक रखते हैं या फोन रखते हैं, ताकि 1 मिनट उनको अपने माइंड के साथ, ब्रेन के साथ अकेला ना गुजारना पड़े। Studying about and knowing about ADD could be very painful and it could be very exciting simultaneously। ADD के बारे में जानना एक्साइटिंग क्यों होता है? बिकॉज आपकी लाइफ में बड़े मैसी थॉट्स होते हैं, बहुत सारी हाइपर एक्टिविटी की रीज़न आपको नहीं मिलती, आपके फेलियर्स की रीज़न नहीं मिलती कि व्हाई डू यू गेट सो फेल, आप बाकियों की तरह मेहनत तो वैसे करते हैं, लेकिन बाकी आगे जा रहे हैं, आप क्यों स्टक हो गए हो, आपको एकदम से गुस्सा क्यों आ जाता है? पैरालिटिक रेज, पैरालिटिक रेज का मतलब होता है कि ऐसा गुस्सा जिस वजह से आपकी बॉडी कामने लग पड़े। आप चीज़ें क्यों गिरा देते हो यार, आप आपका सर और हाथ पाँव क्यों लग जाते हैं अलमारी को, आपका रूम हर वक्त मैसी क्यों रहता है, आपको हर वक्त सेंस ऑफ अर्जेंसी क्यों होती है, इमीडिएट डिजायर क्यों होती है, बाकी नॉर्मल इंसान को तो नहीं होती, ये मैसी थॉट्स क्यों आती हैं? इन सब कंफ्यूजन्स की एक्सप्लेनेशन आपको मिलती है एडीडी से। इनकंसिस्टेंसी, हाइपर सेंसिटिविटी, इंटेंसिटी स्टार्ट्स टर्निंग इनटू एक्सप्लेनेशन, आपको रूट कॉज, जड़ पता चल जाती, अच्छा ये जो मेरे अंदर हाइपर एक्टिविटी थी, ये इस वजह से आ रही थी कि बचपन में ये प्रॉब्लम्स आई थी मुझे, अच्छा तो ये प्रॉब्लम मेरी इनकंसिस्टेंसी, मेरा इन फोकस, मेरा इन अटेंशन का एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम है। तो सेल्फ ब्लेमिंग खत्म हो जाती है, जैसे बचपन में बच्चा अपने आप को सेल्फ ब्लेम करना शुरू कर देता था जब उसको अटेंशन नहीं मिलती थी कि शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, इसलिए बड़ा आदमी भी, वो वाला बच्चा जब बड़ा बनता है तो वो सेल्फ ब्लेम कर देता है। बट एडीडी पढ़ने के बाद, एडीडी स्टडी करने के बाद, ही स्टॉप्स, और एटलीस्ट नॉट स्टॉप्स, ही ट्राइज टू रिड्यूस द सेल्फ ब्लेम।
उसको वजह मिलने लग पड़ती है हर एक प्रॉब्लम की, राइट? एंड इट कुड बी वेरी पेनफुल बिकॉज अनकॉन्शियसली कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ अनरिजॉल्व ग्रीफ्स एंड पेन्स आपने हमेशा पुट असाइड किए होते हैं, उनको आप कभी याद नहीं करते आप। उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत पेनफुल होते हैं ना, आप उनको बार बार रिकॉल नहीं करते, आपका मूड ख़राब हो जाता है। अच्छा दिन भी हो, अच्छे दिन में भी अगर वो रिकॉल हो गए, यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस एंड वो वाले पुरानी यादें हावी हो जाती हैं। अनकॉन्शियसली आप उनको पुट असाइड करते हैं और वो इतना पुट असाइड हो जाती हैं कि वो सामने तो नहीं आती है, लेकिन बस वो अपना इफेक्ट लाती रहती हैं आपके पास। तो इट वुड बी अ पेनफुल कि आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा मे बी इग्नाइट हो सकता है। इफ नॉट अ चाइल्डहुड ट्रॉमा तो एडोलेसेंस की एज में जो ट्रॉमा है वो, there is always something. Thoughts constantly coming, jumping between the tasks, replaying the past, worrying, planning, analyzing all at once. बहुत बिजी रहता है एडीडी बच्चों का और एडीडी एडल्ट्स का दिमाग बहुत बिजी रहता है। वो चाहते हैं कि यार वो थोड़ा रेस्ट फील करें, उनको खुद से आज़ादी चाहिए, हर वक्त उनका ब्रेन इग्नाइट होता है। दे वांट टू हैव अ ब्रेक, वो अपने दिमाग से ब्रेक लेना चाहते हैं। एडीडी जो बच्चा होता है ना, वो कहता है कि मैंने अभी तक जो चीज़ें अचीव की हैं वो मैंने इस तरह अचीव की हैं कि मेरा ब्रेन कहीं जकड़ा हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, मैंने फिर भी अचीव कर ली। अगर वो बच्चा, अगर वो एडल्ट, उसको एडीडी ना होता, उसकी पूरी अटेंशन उसी एक गोल के ऊपर होती, तो वो लाइफ में क्या कुछ अचीव कर सकता था। बट बिकॉज ही वॉज ऑलवेज डाइवर्टेड, फिर भी उसने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। अब देखते हैं एडीडी बच्चे कभी भी फेलियर नहीं होते, अल्टीमेट कंप्लीट फेलियर नहीं होते, कुछ ना कुछ वो अचीव करते हैं। और बेचारे जो वो अचीव करते हैं, साथ साथ वो अपने दिमाग के साथ और अपने ब्रेन में ये फाइट्स कर रहे होते हैं अपने मेसी थॉट्स के साथ और अपने फ्यूचर अनरिजॉल्व मिस्ट्रीज के साथ। उसके बावजूद भी वो काफ़ी आगे प्रोसीड करते हैं। इमेजिन अगर वो सारे फोकस और एज अ होल फील करके अपने गोल की तरफ आगे जाते तो वो क्या कुछ अचीव कर सकते थे। तो देयर इज ऑलवेज अ रिग्रेट एंड पेन इन द एडीडी बॉयज एंड द गर्ल्स। जो एडीडी बच्चा होता है उसमें बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है, वो कॉन्स्टेंटली बातें करता है। सी, ही इज़ अ जगलर, इसका जगलर नाम है, ये प्लेट्स को फर्दर और ऐड करता जा रहा है स्टिक्स के ऊपर। सेम इस तरह एडीडी बच्चा एनवायरनमेंट से हर एक नई चीज़ अडॉप्ट करता है, उसको फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता है, मैंने ये भी लेना है, मैंने वो भी काम करना है, मैंने वो भी काम करना है, ऑल एट वंस। जो जगलर होता है वो तो प्लेट्स का इम्बैलेंस होने की वजह से वो प्लेट्स तोड़ देता है, बट क्योंकि ये जिंदगी है, ये जिंदगी आप क्विट नहीं कर सकते। जगलर तो रेस्ट कर लेता है कि यार सॉरी प्लेट्स टूट गई, लेकिन एडीडी बच्ची की प्लेट्स तो टूट जाती हैं, वो खुद भी गिर जाता है, लेकिन वो उसको फिर खड़े होना पड़ता है बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स। सो इट्स अ एनालॉजी बिटवीन द एडीडी बॉयज एंड द जगलर, हाउ दे फील, कॉन्स्टेंटली प्रेशर फील करते हैं, वो वाली प्लेट ना गिर जाए, वो वाली प्लेट ना गिर जाए। एंड देन बहुत सारी प्लेट्स गिरती हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिरती हैं, बहुत सारे अपसेट्स होते हैं, लेकिन वो ये क्या बोलते हैं, स्टेज ड्रामा छोड़ता नहीं है एडीडी, क्योंकि जिंदगी मजाक नहीं है, जिंदगी स्टेज ड्रामा नहीं है कि जो आप क्विट करके घर जा सकते हैं। जिंदगी इज कॉन्स्टेंटली सफरिंग, इसलिए एडीडी का दिमाग थक जाता है, वो चाहते हैं कि वो ब्रेक लें अपने आप से। इट्स लाइक दे आर स्टक इन द मिडल ऑफ द ट्रैफिक, द कार ब्रोक डाउन, एवरीवन इज हॉकिंग देम, आगे चलो ना, आगे बढ़ो ना, क्यों खड़े हुए हो, क्यों स्टक हो गए हो। एंड ही डजंट नो कि कार स्टार्ट कैसे हो जाए, बिकॉज कार इज brutally broke down. His inner system, his prefrontal cortex, his lower abdomen, sorry, amygdala, whatever there are, they are completely broke down. Unconsciously something is going wrong. He tries his best to cover it up, but वो external features को देख के cover करता है, साइंस को देख के अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करता है, सिम्टम्स को नहीं देखता, बिकॉज सिम्टम्स को उसने अनकॉन्शियसली पुट असाइड किया हुआ है। So they really need a break from themselves. That's how they feel. ADD is also linked with deep emotional pain. जो एडीडी बच्चा होता है वो फेलियर से तो स्ट्रगल करता है, दे कांट होल्ड द जॉब। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने 3 साल में 4 डिफरेंट जॉब्स की हैं, आई कुडंट होल्ड इट। तो मुझे लगता था कि मैं फेलियर हूं, मैं जॉब्स कंट्रोल नहीं कर पाता। एक जॉब की, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पे काम नहीं था, दूसरी जगह जॉब की, वहाँ पे भी काम नहीं था। अब कोई बच्चा इस तरह जॉब छोड़ सकता है कि यार वहाँ पे काम नहीं था, लेकिन एडीडी किड का टोटली दिमाग डिफरेंट तरीके से सर्वाइव करता है, डिफरेंट तरीके से काम करता है। ऐसे लोग इन अटेंशन, इन फोकस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ना जॉब्स होल्ड कर पाते हैं, ना रिलेशनशिप्स, ना शादियां होल्ड कर पाते हैं, ना फोकस होल्ड कर पाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं इनकंसिस्टेंसी की वजह से, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से, लैक ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से। Situations where you could have performed differently but you didn't because of your lack of inconsistency, motivation, distraction.
एक हिडन पेन मैनिफेस्ट हो जाता है बाय देयर बॉडी, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, फेस उनका डाउन होता है, सेल्फ शेमिंग, ह्यूमर को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो क्या दर्द होता है, माजी की बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आज वो ग्रैब कर लेते हैं तो वो कहीं और होते हैं, बट अपनी इस बीमारी की वजह, आई वोंट से इट्स डिसऑर्डर की वजह से दे डोंट फील एज अ होल। जब आप एक एज अ होल फील नहीं करेंगे तो आप किस तरह अपने गोल्स अचीव करेंगे? जब टाइम गुजर जाता है, उस गोल का टाइम गुजर जाता है उसको अचीव करने का, फिर वो बोलते हैं काश, काश मैं एज अ होल फील कर पाता मेरे में। और पता है बड़ा दुख क्या होता है, एडीडी वालों को पता होता है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी है, दे कैन डू इट, बट अपनी आंखों के सामने वो चीजों को डूबता देखे हैं, सूरज को ढलते देखते हैं, बहुत सैड फीलिंग होती है कि दे कैन लिटरली डू दिस बट दे कांट डू दिस। तो इस स्ट्रेस और एंजाइटी को वो ह्यूमर से ढकते हैं, कवर करते हैं। ये बहुत फनी होते हैं ये लोग। डिस्ट्रेस, लोनलीनेस एंड कंफ्यूजन हिडन इन ह्यूमर, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं। एंड दे डिवाइड देयर अटेंशन, क्यों डिवाइड करते हैं? चंक्स में अटेंशन को डिवाइड कर देते हैं, हाइपर एक्टिविटी करके, ओवर थिंकिंग करके, ह्यूमर का इस्तेमाल, बिकॉज दे हैव टू डिवाइड देयर पेन। अगर पेन डिवाइड नहीं होगा, पेन एज अ होल होगा तो वो ज्यादा भारी होगा ना, इसलिए वो पेन को डिवाइड कर देते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट जिंदगी में कम आ सके। ठीक है, that's how ADD kid feels, ADD kid and ADD adult feels inside from their heart. Behaviors or habits deeply rooted unconsciously. So knowing is not equal to controlling. अगर आप ये सारी information जान गए हो ADD के बारे में, still you cannot fix it because knowing is not equal to controlling until और unless आप अपने path को change करते हो। पक्की सड़क को, अगर एक पक्की सड़क बन चुकी है, उस पक्की सड़क को तोड़ के दूसरी जगह पक्की सड़क नहीं बनाओगे, वी कैन नॉट कंट्रोल इट, इट्स अ न्यूरल पाथवे। ठीक है, तो जान लेना काफी नहीं है, इस तरह मोटिवेशन लेना काफी नहीं है। इसलिए मुझे मोटिवेशन लेक्चर्स पर्सनली अच्छे नहीं लगते। वो एक दो दिन के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो जड़ से आपको नहीं हिलाते, वो ऊपर ऊपर से आपको बटरिंग करते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं, टॉपिंग करते हैं। वो टॉपिंग दो तीन दिन रहती है, चौथे दिन आप दोबारा अपनी पुरानी हैबिट के ऊपर आए हुए होते हैं। बिकॉज नोइंग इज नॉट इक्वल टू कंट्रोलिंग इट, कंट्रोलिंग इट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग इट। तो जिस सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। सो ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग आई, और जो भी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, हाउ कैन दे डायग्नोज themselves, either they do have the ADD or they don't have the ADD? What is the criteria of diagnosing someone with ADD? इन फोर सिम्टम्स में, डायग्नोसिस में, अगर आपको दो या तीन में प्रॉब्लमेटिक लग रही है, कि आपको लगता है ये दो तीन आपके अंदर पाई जाती हैं, तो यू डू हैव ADD। बिफोर प्रोसीडिंग, एक मिसकंसेप्शन आपसे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि यार ये सारी प्रॉब्लम तो हर इंसान के साथ लगी हुई है, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, पुअर अटेंशन स्किल्स, वीक इम्पल्स कंट्रोल, वीक इमोशनल रेगुलरिटी, वीक हाइपर एक्टिविटी, फ्रस्ट्रेशन, ट्यूनिंग आउट, ये तो हर इंसान के अंदर है यार। हर इंसान के अंदर कभी कभी सैड और स्ट्रेस फील करता है। तो ये एडीडी किस तरह डिफरेंट है नॉर्मल इंसानों से? व्हाई द एडीडी गाय इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन? क्योंकि ये इमोशंस हर किसी के साथ लगे हुए हैं। वेल, अगर ये सारे इमोशंस, इनकी इंटेंसिटी आपकी जिंदगी में बाकियों से ज्यादा है, अगर इनका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेडली आना, आपकी जिंदगी में ज्यादा है, और इनका इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को सिर्फ सैडनेस है, वो एक और दो दिन के लिए सैडनेस खत्म हो गई है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन एक बच्चा छोटी सी बात लेके पूरे हफ्ते तक सैड और अपसेट रहता है, ही स्टार्ट्स क्राइंग, उसको बुलाने के लिए जोन आउट हो जाता है, छोटी सी बात, अंकल ने हल्का सी बात कर दी और वो ट्रिगर हो गया। So this is concerning, this is impacting your life, this is the frequency, this is the intensity जो बहुत ज्यादा है। तो वही नॉर्मल इमोशंस एडीडी के अंदर भी पाए जाते हैं जो नॉर्मल इंसान के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उन नॉर्मल इमोशंस की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड इम्पैक्ट ऑन लाइफ इतना ज्यादा होता है कि उनकी पूरी लाइफ बॉदर हो जाती है, उनके गोल्स शैटर हो जाते हैं। तो इसलिए एडीडी इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल। ठीक है, एक हल्की सी बात होगी, उसके ऊपर सैड हो गया एक बंदा, एंड दो दिन बाद सैडनेस खत्म होगी। एक हल्की सी बात होगी, उसने एक हफ्ते के लिए एग्जैजरेट कर दी और डिप्रेशन का शिकार हो गया। नाउ दीज टू कंडीशंस आर टोटली डिफरेंट। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है या आगे प्रोसीड करें? ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। आप लोग सुन रहे हैं? हेलो?
मिस सारा इज टाइपिंग, आप सुन रही हैं? नो क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। सो आप लोग अपने आप को डायग्नोज कर सकते हैं विद एडीडी। अगर आपकी पुअर अटेंशन स्किल्स है, आपको लगता है कि आप यू कैन नॉट फुली कंट्रोल, यू पे अटेंशन और पे फोकस ऑन द करंट वर्क यू आर डूइंग। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रक्शन चलती है, हमारे सबके पास फोन्स है, लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है पुअर अटेंशन स्किल की, इसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पे बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा देर तक आपकी अटेंशन डाइवर्टेड रहती है, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड देयर कम द डेफिशिएंट इम्पल्स कंट्रोल। अगर ये आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा है तो इट मींस यू डू हैव द सिम्टम्स ऑफ एडीडी। व्हाट इज इम्पल्स कंट्रोल? अटेंशन पे कंट्रोल नो है बेसिकली, क्योंकि एक दम से बहुत ज्यादा टेंशन भी होता है। यस, एकदम से जो बहुत ज्यादा टेंशन होता है उसको हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। ये भी एडीडी का सिम्टम है। यार एकदम से तो एक मौका ऐसा होता है, बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, इसकी कोई अटेंशन नहीं है, कभी बाहर देख रहा है कभी इधर देख रहा है, लेकिन जब वो कोई काम, जैसे वो पेंटिंग करता है, तो पेंटिंग 20-20 घंटे की पेंटिंग करता है, उसको ना खाने की पड़ी है, ना अपने पेरेंट्स की पड़ी है, ना दोस्तों की पड़ी है। तो ये कैसी प्रॉब्लम है कि पहले हम कहते थे कि यार इसमें अटेंशन की कमी है, उधर अगर पेंटिंग करता है तो 20-20 घंटे की पेंटिंग करता है। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स है मिस। अटेंशन ना देना भी एक्सट्रीम है, पूरा अटेंशन होना, और इतनी ज्यादा अटेंशन देना, इतनी ज्यादा हाइपर एक्टिविटी करना कि ना अपनी सेहत की परवाह करना, ना अपने गोल्स की परवाह करना, ना फ्यूचर की परवाह करना, बस एक काम में लगना और लगते ही रहना, इसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अटेंशन होना। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स एडीडी का हिस्सा है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा सिम्टम क्या है जिससे आपको लगता है कि एडीडी हो सकता है? डेफिशिएंट इम्पल्स कंट्रोल। इम्पल्स कंट्रोल क्या होता है? आप लोग ना बगैर सोचे, हम लोग बगैर सोचे समझे कभी कुछ बोल देते हैं या कोई एक्टिविटी कर देते हैं बगैर सोचे समझे, इसको बोलते हैं कि वीक इम्पल्स कंट्रोल। फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड ने आपको टेक्स्ट कर दिया, वो आप ट्रिगर हो गए और आपने वापस उसको ऐसी लैंग्वेज में बात की, यू फेल्ट अपसेट कि यार उस टाइम मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। अब ये नॉर्मल है, एक आध दफा होता है तो बहुत है, लेकिन हर दफा हो रहा है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, इट मीन इट्स प्रॉब्लमैटिक। और कभी कभी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, saying private and or inappropriate thoughts out loud, saying private or inappropriate thoughts out loud instantly। वीक इम्पल्स कंट्रोल ये होता है बगैर सोचे समझे अपनी बड़ी प्राइवेट बात शेयर कर देना ओपनली, यार मैं तो ऐसा, एंड देन थिंकिंग यार व्हाई डिड आई से इट, लोग कहीं जज न कर लें। यू डोंट थिंक बिफोर यू स्पीक, so दिस इज अ वीक इम्पल्स कंट्रोल। और ये बोलने में भी वीक इम्पल्स कंट्रोल है, और कुछ एक्टिविटी करने में भी कुछ अजीब हरकत कर देते हो, किसी को थप्पड़ मार देते हो मजाक मजाक के, एंड देन ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अगर इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है देन यू डू हैव आपकी वीक इमोशनल कंट्रोल्स हैं। ठीक है, ब्रेन का जो पार्ट ये सारी चीजें कंट्रोल करता है ना, थिंक बिफोर यू स्पीक कंट्रोल करता है, वो वीक है, वो बचपन से उस तरह डेवलप ही नहीं हो पाया। इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। हाइपर एक्टिविटी, ये जो मिस बात करी थी, मिस आशा, अब एक बच्चा है उसको कोसा जाता है, ये जी तवज्जो नहीं देता, इसको लगाएं दूसरी ट्यूशन, ये जी तवज्जो नहीं देता, लगाएं इसको खींच के, हमारी तरफ से फुल इजाजत है। मैं जब बचपन में पढ़ता था तो ट्यूटर आते थे पढ़ाने, तो वो बाबा आते तो कहते हैं आप जी हमारी तरफ से इसको इजाजत है मारे, तो ट्यूटर कहता था अभी मारा है जी, नहीं नहीं अभी बेशक आप इसको दोबारा मारे हमारी तरफ से। आई वाज लाइक यार अभी तो मारा है, थोड़ा सा टाइम दे दो, कल मार लेना। प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं थी। अब मुझे अगर पेंटिंग करवा देते तो मैं 20-20 घंटे पेंटिंग करता, तो क्या अटेंशन की प्रॉब्लम थी मुझे? मेरी तो अटेंशन उस वन ऑफ द जीनियस बच्चे से ज्यादा है जो क्लास में सबसे ज्यादा लाइक था। मेरी तो अटेंशन उससे भी ज्यादा है, मैं तो उससे भी ज्यादा अच्छा काम करता हूँ व्हेन इट कम्स टू द पेंटिंग और व्हेन इट कम्स टू द माय फेवरेट हॉबी। प्रॉब्लम नहीं है मुझ में, अटेंशन डाइवर्टेड है, अटेंशन डिस्पर्स हुई है। और अटेंशन क्यों डिस्पर्स हुई है, समथिंग हैपेंड टू मी इन द पास्ट, तो वो भी मेरी गलती नहीं है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाले तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो इतनी ज्यादा, वेल हाइपर एक्टिविटी इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। यू डोंट केयर अबाउट योर पेरेंट्स, खाना पीने का भी आपको फिक्र नहीं तो प्रॉब्लमेटिक है। बट अगर आप इन एडीडी बच्चे को इनअटेंटिव बोलते हो और मारते पीटते हो, मारते पीटते हो सिर्फ इस वजह से कि वो ना लाइक है, तो ये आपकी भूल है। दे आर मोर शार्पर देन यू, इवन द एडल्ट से वो भी शार्पर है, जो जो ट्यूटर पढ़ाने आता है वो उससे भी ज्यादा शार्प है। तो इस बच्चों के साथ ज्यादा ना करें, केयरफुली ऑब्जर्व करें। एंड द फोर्थ डायग्नोसिस इज फ्रस्ट्रेटिंग और एब्सेंस ऑफ माइंड, ट्यूनिंग आउट। वेल एक बच्चा जब ऐसा है ना कि एक रूम में एक बच्चा बैठा हुआ है बेचारा, अब उसके पेरेंट्स भी, लेट्स सपोज उसके पेरेंट्स भी उधर बैठे हुए हैं,
उसके साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर्स भी उधर बैठे हुए हैं, और उसके टीचर्स भी उधर बैठे हुए हैं, उसका ट्यूटर भी उधर बैठा है, उसका मौलाना भी एक ही रूम में बैठा है। अब सारे कोर्स है। अ, मैंने कल इसको देखा है कि वो दोस्तों के साथ खेल रहा था ट्यूशन के टाइम, ट्यूटर बोल रहा है, मैंने इसको खींच के वहीं से लाफा मारा और फिर मेरे साथ, मैंने कहा चलो उधर। ये जी मैं देखे, मैं आपके बच्चों की बड़ी कदर करता हूँ, एंड पेरेंट्स आर लाइक, ये जी घर में भी ना पूरा इसने घर सर पे उठाया हुआ है, ये ना खाना सही से खाता है ना पढ़ता सही, आप काइंडली इसको ठीक करें। हाँ, एंड डॉक्टर्स एंड साइकाइट्रिस्ट, हाँ जी हमने इसको राइटल टैबलेट दी, अब देखें ये कैसे एक्टिव होता है। हर कोई मिसजज कर रहा है। उस टाइम बच्चा क्या फील करेगा यार उधर बैठे हुए, उसकी उसकी रिस्पेक्ट कैसे शटर की जा रही है, क्लास में उसके दोस्तों के सामने उसकी रिस्पेक्ट, खड़े हो जाओ नहीं आता गेट आउट फ्रॉम क्लास, किस तरह उसकी रिस्पेक्ट शटर होती है। तो इस टाइम पे वो एक एनेस्थीसिया इस्तेमाल करता है कुदरत की तरफ से, ट्यूनिंग आउट एंड जोनिंग आउट, जो एब्सेंस ऑफ माइंड है कुदरत की तरफ से, एक एनेस्थीसिया है। व्हाट इज एनेस्थीसिया? वर्ल्ड वॉर में जब आपको वो आपकी बाजू या हाथ कट जाते थे ना, तो पेन इतना ज्यादा होता था, तो वो एक ड्रग लगाया जाता था, हर फौजी के पास वो होता था, जिससे वो कुछ टाइम के लिए ना रिलैक्स फील करते थे। सो ट्यूनिंग आउट एंड जोनिंग आउट इज फॉर सम टाइम, आप अपने पेन को अवॉइड करने के लिए जोन आउट और ट्यून आउट हो जाते हो, आप एक अपनी छोटी सी खूबसूरत सी दुनिया बना देते हो ओवर थिंकिंग और फेक सिनेरियोस की फॉर्म में। सही है। तो सो यू कैन नॉट लिसन टू द बक बक ऑफ द पीपल, ट्यूटर, मौलाना, जो भी सरपरस्त है। अ, और ये प्रॉब्लम नहीं है ट्यूनिंग आउट, लेकिन अगर बहुत रैपिडली हो रही है, अगर प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप फिर भी ट्यून आउट और जोन आउट हो रहे हो, इट्स अ डायग्नोसिस नाउ। तो यू कैन क्लियरली सी इन योर लाइफ, अगर आपकी ये इन दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कर ली आपकी लाइफ को, तो यू डू हैव एडीडी। अब जितनी ज्यादा इम्पेक्ट कर लिया और एडीडी का लेवल उतना ज्यादा है। सही है। यहाँ तक भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। मिस आशा की बात ठीक है कि अटेंशन पे कंट्रोल नहीं है, अनकॉन्शियसली कंट्रोल नहीं है, वो जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वो फोकस करना चाहते हैं। जब वो सोच रहे होते हैं ना कि हाँ अभी मैंने फोकस कर रहा है, इतने में फिर भूल जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में ऐसा नहीं चलता। एक नॉर्मल इंसान जब फोकस करना चाहता है तो वो फोकस करता है। ये जब सोच रहे हो तो सोचते सोचते आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई बंदा रास्ता बता रहा है इन्हें, ये एडीडी वाला बच्चा किसी से रास्ता पूछ रहा है, अब वो रास्ते वाला बता रहा है जी आपने राइट होना है फिर लेफ्ट होना है, अब वो बंदा बोल रहा है लेकिन एडीडी वाला टोटली जोन्ड आउट, लेकिन ये नोट कह रहा है, नोट करने की इसकी हैबिट है, जी जी जी। जब वो रास्ता बताते हुए खत्म कर देते ना, तो ये सोचता है यार क्या बोला है अंकल ने, राइट बोला लेफ्ट बोला। तो ऐसी जब फीलिंग आए तो ही इज ऑलवेज जोन्ड आउट, ट्यून्ड आउट। और इन लोगों की एक प्रॉब्लम ये है कि इनको 3D स्पेस का नहीं पता चलता। अगर आप इनको कोई चीज डिफाइन करेंगे ना, देखो यार एक बुत है, उस बुत की बाजू है, उसके नीचे ये है, उसके ऊपर है, they can't grab this idea of के साइड लेंथ विड्थ हाइट 3D एंगल नहीं अडॉप्ट कर सकते ये। उसकी रीजन ये है कि जब फर्स्ट टाइम आप कोई चीज लर्न कर रहे हो ना, ये बच्चे अक्सर फर्स्ट टाइम जब ये लर्न कर रहे हो, ये जोन्ड आउट और ट्यून्ड आउट होते हैं अपनी हैबिट की वजह से, जैसे हमेशा से होते हैं। जिस तरह आप गाड़ी चलाते हो ना, फर्स्ट टाइम आप कॉन्शियसली गाड़ी सीखते हो, बट आफ्टरवर्ड्स आप अनकॉन्शियसली गाड़ी चलाते हो। अनकॉन्शियसली आप मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, फिर भी आप गियर डाल रहे होते हो और हैंडल घुमा रहे होते, लेकिन अगर आपने पहली दफा गाड़ी सीखते वक्त ही मेंटली प्रेजेंट नहीं थे, तो आप कभी भी बाद में गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये पहले वक्त ही एक्टिव नहीं होते, इस वजह से कुछ सीख नहीं पाते। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट? एवरीथिंग इज ऑल राइट? आप लोगों को समझ तो आ रही है ना? हेलो? जी जी समझ आ रही है, दैट्स ऑल राइट। ठीक, आगे कंटिन्यू करूँ ना? ओके। सो एडीडी मेजर साइंस, पहले हमने डिस्कस किया था कि बच्चा इनसाइड कैसे फील करता है, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चा आउटसाइड कैसे फील करता है, जिसको हम साइंस बोलते हैं, जिस वजह से हम बच्चे को डायग्नोज करते हैं कि इसको एडीडी है। ये आउटसाइड साइंस है, ठीक है, आप देख सकते हैं अपनी लाइफ में, किसी को होते हुए भी देख सकते हैं। और एक तो ये रीजन है, साइंस जानना क्यों जरूरी है, टू आइडेंटिफाई इट इन योर लाइफ, देन श्योरली टू चाइल्डहुड अनरिजॉल्व प्रॉब्लम और ट्रॉमा से कनेक्ट होकर ये सारी चीज़ें, और एडीडी के बारे में आप मजीद अच्छे से जान सकें, इसलिए साइंस जानना ज़रूरी है।
और कुछ वीक इंटरनल इश्यूज होते हैं, उस वजह से फिर ये साइंस नमूदार होते हैं। अटेंशन डेफिसिट, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि अटेंशन पुल्ड बाय एवरी इनकमिंग स्टिमुलस। जिस काम को वो सर अंजाम दे रहा है उधर उसकी अटेंशन नहीं है, अटेंशन उसकी डाइवर्ट हुई हुई है। ही इज डिस्ट्रैक्टेड एंड ही इज टू मच डिस्ट्रैक्टेड। हर छोटी से छोटी बात पे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये सब कुछ अनकॉन्शियसली होता है, इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग। हाइपर एक्टिविटी, वेल कुछ बच्चों को ब्लेम किया जाता है, ये तवज्जो नहीं देता क्लास में, इसकी जी अटेंशन नहीं है, इसकी अटेंशन का प्रॉब्लम, तवज्जो नहीं देता, तवज्जो नहीं देता। ओ भाई, वो इतनी तवज्जो देता है कि वो उसके लिए डेंजरस बन जाती है। प्रॉब्लम आप में है उसको जज करने में, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। उसमें तो इतनी हाइपर एक्टिविटी है, उसमें तो इतना कैलिबर है कि वो 20-20 घंटे बैठ के एक एक्टिविटी सर अंजाम दे सकता है अगर उसकी फेवरेट है तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, जो एक नॉर्मल बच्चे को चाहिए होती है उससे डबल चाहिए होती है, क्योंकि इनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। अब डबल एफर्ट और डबल मोटिवेशन लाए कहाँ से बच्चा, इसलिए वो जाने देता है। बस ये एक प्रॉब्लम है कि जो नॉर्मल इंसान को मोटिवेशन चाहिए होती है ना, इस बच्चे को वो डबल चाहिए होती है। और बच्चा फिर ये तकलीफ झेलता है इसकी। डबल मोटिवेशन कहाँ से लाए? अगर आप बोलो ना पढ़ो, एक नॉर्मल बच्चा पढ़ेगा, लेकिन इसको आप बोलोगे ना पढ़ो, इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये प्रोकास्टिनेट करेगा, टेंशन इसको होती रहेगी, लेकिन ये नहीं कर पाता। ये तभी कर पाएगा जब इसके सर में आएगी, उससे पहले ये नहीं कर पाएगा, कुछ भी कर ले। लेकिन अगर हाइपर एक्टिविटी, अब ये हाइपर एक्टिविटी इज द साइन ऑफ एडीडी। अगर आप किसी बच्चे को हाइपर फोकस और हाइपर एक्टिविटी करते हुए देखते हो और एक टाइम में लेथार्जी करते हुए देखते हो कि यानी बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा, तो ये दोनों एक्सट्रीम है। और ये क्यों है? सम चाइल्डहुड अनरिजॉल्व ग्रीफ एंड प्रॉब्लम्स आर देयर। तो इसलिए जो हाइपर एक्टिविटी एक्टिविटी वाला बच्चा होता है ना, उसको कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेशन चाहिए। उसको ही डिस्ट्रैक्ट्स अदर क्लास, क्योंकि उसको बोर्डम हो रहा होता है, वो बाकियों की एनर्जी लेना चाहता है। ठीक है, एंड ही इज ट्राइंग टू गेन एक्सेप्टेंस। बचपन में उसको नहीं मिली थी अटेंशन, अबेंडनमेंट हो गया, जिस वजह से वो सेल्फ ब्लेम करने लग पड़ा। जिस वजह से वो क्या करने लग पड़ा, वो और ज्यादा मेहनत करने पड़ा, बाबा को और ज्यादा तंग करने लग पड़ा, बच्चों को भी मारने लग पड़ा। क्यों? अटेंशन मिल जाए मुझे किसी तरीके से। नेगेटिव अटेंशन लेना भी इज अटेंशन। ठीक है, अब इस तरह से उसकी हाइपर एक्टिविटी जन्म ले रही है। अब बार बार वही न्यूरल पाथवेज पे न्यूरॉन्स चल रहे हैं हाइपर एक्टिविटी वाले। जब वो बड़ा होता है तो कंप्लीटली हैबिट बन चुकी होती है अनकॉन्शियसली। तो अवॉइडिंग फीलिंग स्टूपिड और लेफ्ट अलोन, ये बहुत सारी बातें करते हैं, एकदम से फंबल, दूसरे लोगों को ब्रेक इन कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, 5-6 डिफरेंट फ्रेजेस और लैंग्वेजेस में डायरेक्ट बात कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा उस दिन ऐसा हुआ, अच्छा इस दिन ऐसा हुआ, लाउड बात करते हैं, लाउड वॉइस में। कहीं इनको लेफ्ट अलोन ना कर दिया जाए, बचपन का कहीं ट्रॉमा ट्रिगर ना हो जाए। 4 लोग बैठे हुए हैं, पांचवा ये, कहीं ये खामोश नहीं बैठते। और अगर ये स्मार्ट ना हो तो ये फनी बन जाते हैं कि किसी किसी तरीके से अटेंशन मिलती रहे, बस मुझे हमें लेफ्ट अलोन ना कर दिया जाए। बिकॉज लिविंग लेफ्ट अलोन बहुत अपसेट, बहुत सैड होता है। बचपन में वो फील कर चुके हैं ना, तो वो कुछ भी करेंगे हिस्सा रहने के लिए और अटेंशन सीख करने के लिए। अपनी टर्न का इंतजार करना, अपनी बारी का इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। हमेशा ये रेस्टलेसनेस और टेंशन होती है इनकी बॉडी में। विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ये रिस्क ले लेते हैं। खामोश बैठना तो अजाब है, दे कांट कीप देमसेल्फ क्वाइट। जैसे ही वो खामोश बैठते हैं, एकदम से माइंड मेंटली प्रेजेंट हो जाता है और फिर माइंड को ये डिस्पर्स कर देते हैं, बोल कर या कुछ भी करके। बस प्रेजेंट नहीं रहना चाहते हैं, राइट ऑन द मोमेंट। बहुत ऊंचा बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ। एंड एक्सेसिव एनर्जी इन सोशल सिचुएशंस, ये बैठ ही नहीं सकते चुप करके, बहुत एनर्जी होती है इनमें। एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द पास्ट, बिकमिंग इम्पेशेंट वेरी क्विकली। सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है और इस अर्जेंसी में अक्सर गलत डिसीजन लेते हैं, वीक इम्पल्स कंट्रोल की वजह से। फिर बाद में सोचते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों। मैं एडल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है ये हाइपर एक्टिविटी। मुझे जब कॉर्पोरेट में टास्क दिया जाता था तो मैं कहता ये सर हो जाएगा, मल्टीटास्किंग करता था, ये सर हो जाएगा। मुझे अपनी सेहत की परवाह नहीं होती थी, बस सर ने बोला करने का तो करने का, मैं खाली नहीं बैठूंगा तो उसमें मैं काम करता रहूंगा। एंड वो मुझे पूछते थे कितना टाइम लगेगा। अब मुझे टाइम सेंस नहीं होती थी, मैं कंसिडर नहीं करता था कि मैंने खाना भी खाना है, मैंने ब्रेक में भी जाना है। इस काम को इतना टाइम लगेगा, इस टास्क को इतना टाइम लगेगा, मैं सर बस आधे घंटे में करके दे रहा हूँ। असल में 3 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे के काम में मैं आधे घंटे में कर रहा हूँ।
क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस होंगी, चैलेंजेस मेंटली क्या चैलेंजेस फेस होंगे, ना मुझे टाइम सेंस है ना मुझे फ्यूचर सेंस है, एंड हाइपर एक्टिविटी की वजह से मैं किसी भी हद तक ट्रेन हूँ, मैं जिंदगी दुनिया को नाराज भी नहीं करना चाहता, बिकॉज एक और प्रॉब्लम भी है मेरे अंदर हाइपर सेंसिटिविटी वाली। एडल्ट्स को तो बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बच्चा तो बच्चा है ना, उसको कोई ना कोई संभालेगा, एडल्ट्स को कौन संभालेगा, एडल्ट्स को तो इल्जाम दिया जाएगा। बहुत ज्यादा बातें करते हैं ये लोग, स्केर्ड ऑफ लेफ्ट अलोन, स्पीकिंग फास्ट, जैसे मैं तेज बोल रहा हूँ तो नन इंटरप्ट देम। आप लोगों ने आई डोंट नो जज किया या नहीं, बट मैं बार बार माइक ओपन एंड ऑन करता हूँ जब रोमेल भाई बोल रहे होते हैं, मेरा बहुत दिल चाहता है कि रोमेल भाई को ब्रेक इन करूँ अनकॉन्शियस, आई डोंट वांट टू, बट अनकॉन्शियसली आई वांट टू ब्रेक हिम अप। बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं बार बार माइक ऑन और ऑफ भी करता हूँ, बिकॉज अगर मैं ना करूँ तो आई कांट सिट देयर फॉर एन आवर। एक घंटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, एक घंटा मेरे लिए इनफाइनाइट है। ट्यूनिंग आउट मैं आपको बता चुका हूँ कि दे डू ट्यून आउट, ज़रूरी होता है इनके लिए, ठीक है। अगर ये ट्यून आउट नहीं करेंगे तो दे कांट स्टैंड देयर। इतने जालिम उस्ताद और इतने जालिम टीचर्स और ट्रॉमेटिक पास इतना जालिम, और जब ये इतना जालिम इन्फॉर्म माशरा मिलेगा ना तो बच्चे को मजबूरन अपनी एक खूबसूरत जिंदगी, फेरी टेल वर्ल्ड जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ओवर थिंकिंग फेक सिनेरियोस क्रिएट करनी ही पड़ेंगे। इट्स एनेस्थीसिया। प्रॉब्लम वहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि जब हर टाइम ये लोग एनेस्थीसिया यूज करते हैं, कुदरत की तरफ से एक गिफ्ट मिला है, अब उस गिफ्ट को ज्यादा यूज करोगे तो उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस तरह के बच्चे जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं फिर वो रियलिटी फील ही नहीं कर पाते, वो फिर उधर ही रहते हैं अपने फेक सिनेरियोस पे, क्योंकि इमोशन फेक इमोशन ज्यादा अच्छे होते हैं रियलिटी से, रियलिटी खराब हो जाती है, इसलिए दे ऑलवेज ओवरथिंक अ लॉट। देयर इज अ रीजन, अभी तक मैंने कोई रीजन डिस्कस नहीं की, वीक इंपल्स कंट्रोल में डिस्कस कर चुका हूँ। आ रही है आवाज। ओह, मैं आप तो एक घंटा पीछे हैं। कौन था? दिस इज अ वीक इंपल्स कंट्रोल। इम्पल्स बाइंग भी होती है, बगैर सोचे समझे हरकत कर देते हैं यार, अदर्स को इंटरप्रेटिंग अदर्स। हाँ ओके दैट्स ऑल। अब वीक इम्पल्स कंट्रोल की मैं आपको न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये वीक इम्पल्स कंट्रोल, बगैर सोचे समझे बोल देना, बगैर सोचे समझे उल्टी हरकतें करना, ऐसा क्यों होता है, ब्रेन में जाते हैं, ठीक है। ओके सॉरी। जी 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 जी, बताइए। मैं वीक इम्पल्स कंट्रोल की बात कर रहा था कि बगैर सोचे समझे एडीडी किड्स एंड एडीडी चाइल्ड्स बोल देते हैं या कोई हरकत कर देते हैं, प्राइवेटली कुछ बातें बहुत लाउड कर जाते हैं, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन देयर ब्रेन। दिस इज एमेगडाला, अगर आपको स्क्रीन शो हो रही हो, ये छोटा सा पोर्शन है एमेगडाला। यहाँ पे 6 या 7 इमोशंस जो इंसान के होते हैं, ह्यूमन इमोशंस होते हैं, वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं, यहाँ पे उनका घर है एमेगडाला में। फेयर, एंगर एंड हैप्पीनेस, सॉरो, प्लेयर, जो भी है। अब होता क्या है और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ग्रीन वाला, दिस इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। व्हाट इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स? ब्रेन का जो हिस्सा है जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय शऊर? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का मतलब है कि शऊर। देखिए, इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है, लॉजिक्स होती हैं, सोचने समझने की सलाहियत होती है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आती है। जानवरों में ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत थोड़ा होता है, इसलिए उन्हें सवाई चरने के, खाने पीने के और पता ही नहीं है आउटसाइड में। लेकिन इंसान कॉन्शियस है, इंसान सेल्फ अवेयर है, इंसान लॉजिक्स यूज करता है, मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, और फिर वो स्पेस में चला जाता है। दिस इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जिसमें कैलकुलेशन, सोच विचार, अगले की बात सुनना, समझना, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होती है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिया है, इंसान को शऊर, अकल, सोच, समझ दी है, जो इंसान को इंसान बनाती है और जानवर को जानवर बनाती है, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जानवरों में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत छोटा होता है, सोच समझने की सलाहियत बहुत कम होती है। इंसान में लॉजिक्स, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, समझदारी, बस आप इसको समझदारी से अंदाजा लगा रहे हैं, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स समझदारी के काम करते हैं। तो होता ये एमेगडाला में कुछ इमोशंस पाए जाते हैं,
अब जैसे आपको फियर आया, अब फियर वाला इमोशन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में घुसने की कोशिश करता है और फिर आप फियर के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, फियर के हिसाब से भागने लग पड़ते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करवाता है। लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लिंक्ड होता है एमिगडाला से, जहाँ से इमोशन आते हैं। इमोशंस के बाद आप रिएक्ट करते हैं। अगर हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस में आप अगले को गले लगाते हैं, तो ये एमिगडाला से हैप्पीनेस वाला इमोशन निकलेगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आएगा और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलेगा चलो अगले को गले लगाए। सेम फेयर वाले एलिमेंट में आप कहते हैं भागो, एंगर वाले एलिमेंट में आप कहते हैं लेट्स पंच हिम। ठीक है, तो इस तरह एमिगडाला से इमोशन निकलता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाता है। सो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन जिस चौक में खड़ा है। why I am in making an analogy of prefrontal cortex with traffic policeman। हजारों की तादाद राइट नाउ, अब आप खुद सोचें, इंस्टेंट मोमेंट पे कितने आइडियाज आपके दिमाग में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, कितनी तरह की फीलिंग्स आपके दिमाग में इंस्टेंटली सर्कुलेट कर रही होते हैं। आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स, सेंसेशंस, बॉडी सेंसेशंस, एनवायरनमेंट सेंसेशन। एनवायरनमेंट से जो आपके माइंड में आइडियाज आ रहे हैं, आपके अपने ब्रेन से जो आपके आइडियाज आ रहे हैं, एंड फीलिंग्स, जो एनवायरनमेंट से आपको फीलिंग्स मिल रही हैं, एनवायरनमेंट से जो थॉट्स जनरेट हो रही है, बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मूव कर रही होती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है कि राइट मोमेंट में, राइट टाइम में किस वाली इंफॉर्मेशन को पास करवाना है, किस वाली ट्रैफिक को पास करवाना है, किस वाली ट्रैफिक को ब्लॉक करवाना है, किस वाले आइडिया और किस वाली फीलिंग को प्रायोरिटाइज करवा के आगे प्रोसीड करवाना है, और कहाँ ब्रेक अप्लाई करके बाकी एक्स्ट्रा थॉट्स, एक्स्ट्रा फीलिंग जो उस करंट मोमेंट में इंपॉर्टेंट नहीं है उधर ब्रेक लगानी है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये काम करता है। सोचने समझना यानी डिसीजन मेकिंग, कौन सी बात मुंह से निकालनी है, कौन सा एक्शन करना है, और कौन सी फजूल बातें मुंह के अंदर रखनी है जो नहीं बोलनी। अगर किसी का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वीक है, इसका मतलब है किसी की ब्रेक्स वीक है। वो इमोशन, फेयर वाला इमोशन आएगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का दरवाजा तोड़ेगा और वो वाला फेयर वाला इमोशन बाहर निकल जाएगा। इसलिए आप, जिनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वीक होता है, वो बगैर सोचे समझे कुछ बोल देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल अ वीक इम्पल्स कंट्रोल। ठीक है, ओके जी, कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ है, कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ है, मैं कहाँ पे था? कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ है, मैं कहाँ पे था? हेलो। ओ, शुरू से। या अल्लाह। सो सी, दिस इज अ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये ट्रैफिक पुलिसमैन है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ में प्लानिंग, फोकस, जजमेंट होती है, किस आइडिया को प्रायोरिटाइज करना है राइट एट द मोमेंट, और किस आइडिया और थॉट को पीछे रोकना है। ठीक है, एक बंदा आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है इसकी बात ध्यान से सुन लो। लेकिन किसी का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वीक है, तो जो गुस्से वाला इमोशन है वो एकदम से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का दरवाजा तोड़ेगा और अगले को पंच कर देगा। एंड पंचिंग इज रॉन्ग, क्योंकि उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वीक है, वो अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं रख पाया। सी, अगर आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हेल्दी है कि आप अपने आप को, आपकी जो ट्रैफिक है वो बड़ी अच्छे से रेगुलेट हो रही है, हर तरफ से ट्रैफिक आ रही है, आइडियाज निकल के जा रहे हैं, कुछ आइडियाज को आपने ब्रेक लगा दिए, उन आइडियाज को बाद में लेके आए हैं, ऑर्डर बन रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन बिकॉज यू हैव अ वीक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यू हैव नो आइडिया क्या आप बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रही, बगैर सोचे समझे बोल देते हो, आपकी लाइफ में केओस है, आपकी लाइफ में डिसऑर्डर है, आप बहुत ज़्यादा बोल चाल करते हो, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करते हो, योर लाइफ इज नॉट मेकिंग सेंस बिकॉज योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज asleep। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी समझदारी, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इट इज टोटली asleep। तो आपकी लाइफ इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इमोशंस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का दरवाजा तोड़ते हैं और खुद हैंडलिंग सीट पे बैठ जाते हैं। कंट्रोलिंग वर्सेस इमोशंस। नाउ इमोशंस आर कंट्रोलिंग यू, तो जब इमोशंस कंट्रोल करें, जिस टाइम जो इमोशन आगे होगा आप उस तरफ निकल जाओगे। इंसान इंसान नहीं रहता। ट्रिगर जन्म लिया, एंड ट्रिगर जन्म लेने से एमेगडेला में कोई भी इमोशन जन्म लिया, फेयर और एंगर और एंजाइटी का, ठीक है, वो वाला इमोशन फ्लड हुआ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, उसने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का दरवाजा तोड़ा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की ब्रेक अच्छी नहीं थी, एंड यू रिएक्टेड विदाउट थिंकिंग। इसको बोलते हैं वीक इम्पल्स कंट्रोल। जानवर भी बगैर सोचे समझे रिएक्ट कर देता है, इंसान भी बगैर सोचे समझे रिएक्ट कर देता है, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस था प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था, वो अब सेम लेवल पे आ गया।
Abu Jahl, he was a liar. He really hurt आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and Islam. तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इनको ड्राई करेंगे विद द forelock. What is forelock? It is exactly that phase, what is right and what is wrong. लेकिन इंसान को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिया गया, इंसान को शऊर दिया गया, इंसान से जरूर पूछा जाएगा. एंड देयर इज अनदर साइन विच इज इमोशनल इरेगुलरिटी. आप अपने दोस्त की शादी में, ठीक है, इमोशनल इरेगुलरिटी की एग्जांपल देता हूँ. आप अपने दोस्त की शादी में हैं एंड अंकल ने कुछ बोल दिया, बेटा क्या कर रहे हो, आराम से बैठ जाओ, ये सीट कहाँ लेके जा रहे हो, सीट मेरी है. एंड वो छोटी सी बात आपने पूरा हफ्ता साथ, योर गुड डे हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द बैड डे. बहुत अच्छा दिन था, आपकी दोस्त की शादी थी, बट अंकल जो थे उन्होंने बस हल्की सी बात की और आप ट्रिगर हो गए. ये दिस इज इमोशनल इरेगुलरिटी. एक आम आदमी बोलेगा यार क्या है, अंकल ने बोल दिया तो बोल दिया, मैं शादी थोड़ी खराब कर सकता हूँ. बट अगेन मैंने आपको बताया, इमोशंस की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट ऑन लाइफ इतना ज़्यादा होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को, तो दिस इज इमोशनल इरेगुलरिटी. और ये कहाँ से आ रही है, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज लाइक डिसऑर्डरिंग. दिस व्हाट इज डिसऑर्डरिंग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं. आपके इंपॉर्टेंट पेपर, बिल्स, डॉक्यूमेंट्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर इन योर रूम. आपका बेडरूम, आपका ऑफिस, आपका कार इज मेसी. आप डेडलाइंस भूल जाते हो, आप टाइम पे जाना भूल जाते हो, जब जंपिंग बिटवीन एक्टिविटीज विदाउट क्लियर प्लान, अनफिनिश्ड नोट्स और अनफिनिश्ड टैब्स ओपन हुई हैं आपके लैपटॉप पे बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड. और आपके पास पैसे हैं फिर भी बिल आप टाइम पे नहीं करते. ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग प्रायोरिटीज. जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको आखिर में कर देते हो, जो अनइंपॉर्टेंट उसको पहले कर देते हो. दैट्स द अल्टीमेट chaos इन योर लाइफ. व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? ये लास्ट साइन है. दिस इज द लास्ट साइन ऑफ आई वुड से एडीडी चाइल्ड और एडीडी किड. व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? बेटी बोलती है कि आप मेरे पे चढ़ाई क्यों है. फादर सेज यार मैंने आराम से आपको बोला है कि आके खाना खा लो. लेकिन बेटी ने जज किया है जो फादर ने मुझे जो आवाज दी है उस आवाज में थोड़ी इम्पेशंस थी, थोड़ी इंटेंसिटी थी. फादर के लिए वो जेलिंग नहीं था, लेकिन बेटी के हिसाब से वो 100% जेलिंग था. हाइपर सेंसिटिविटी के हिसाब से वो 100% जेलिंग था. हाइपर सेंसिटिविटी इज द जेनेटिक प्रॉब्लम. ये एनवायरमेंट से जन्म नहीं लेती, ये जीन से ही आती है. यू कैन कॉल इट अ जेनेटिक एरर और डीएनए एरर. एंड हाउ कैन यू डायग्नोज? 3 तरीके हैं जिससे आप डायग्नोज कर सकते हो कि समवन इज हाइपर सेंसिटिव. नंबर 1, इंटेंसली इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल ट्रिगर्स. यानी बहुत शिद्दत के साथ ट्रिगर हो जाना एक्सटर्नल ट्रिगर के साथ. व्हाट आर एक्सटर्नल ट्रिगर्स? लाउड नॉइस, क्राउडेड प्लेसेस, स्ट्रॉन्ग स्मेल, टू मच मूवमेंट. हल्की सी भी होगी तो आप ट्रिगर हो जाओगे. एंड व्हाट इज नॉन फिजिकल? क्रिटिसिज्म से आप बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हो. हल्का सा क्रिटिसिज्म आपका पूरा हफ्ता ले जाता है स्ट्रेस और एंजाइटी में. रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर पाते, फीलिंग इग्नोर करते हो, जरा सा आपको पुट असाइड किया जाए, यू फील इग्नोर्ड. So this is called intensely affected by external triggers. Easily offended, easily emotionally hurt. And third is responsive to small changes. Recording small changes जो बाकियों के लिए मायने नहीं रखती. किसी ने आज मूड बनाया हुआ है, यू कैन, आपको वो चीज, वो मूड बड़ा इरिटेट कर रहा है कि यार इसको क्या हुआ है, वैसे ही लेके बैठा हुआ है. दिस इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी. यू अनेबल टू थिंक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हल्का सा भी आप ट्रिगर हो जाओ तो आप बहुत लंबे अरसे तक सोच नहीं पाते सेन मैन की तरह, बस उस इमोशन में फंसे रहते हो. These features become talent और problem depends on environment. एक बच्चा अगर बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, अगर उसको घटिया इन्वायरमेंट मिला है तो उसकी पूरी लाइफ सफरिंग है, पूरी लाइफ इमोशन से भरी है, पूरी लाइफ ट्रिगर से भरी है. लेकिन अगर किसी को हेल्दी इन्वायरमेंट मिला है, उसी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ही बिकम एन आर्टिस्ट, ही कैन बिकम एन म्यूजिशियन, अ थेरेपिस्ट, अ राइटर एंड अ साइंटिस्ट. चाइल्डहुड एनवायरमेंट डिसाइड करता है कि यू विल बिकम अ फ्लावर और यू विल बिकम अ थॉर्न, कांटा. क्या आप टैलेंटेड बनोगे या यू विल बी सफर्ड होल लाइफ. अर्ली एनवायरमेंट डिसाइड, क्योंकि सफरिंग तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, इट्स एरर इन डीएनए. अब एक बच्चा सफर हाइपर सेंसिटिव है, सॉरी हाइपर सेंसिटिविटी की बात कर, अगर एक बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो उसकी माँ को क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यार ये छोटी छोटी बात से ट्रिगर हो जाता है, इस छोटी चीज को इतना डीपली ले लेता है कि उससे निकलता ही नहीं है. जो आर्टिस्ट होता है वो हमेशा इमोशनली इमोशंस को बहुत ज्यादा डीपली जज करता है. और जो म्यूजिशियन होता है वो छोटी छोटी वॉइसेस को बड़ा अच्छे से evaluate करता है. A therapist can sense a little emotional shift in the human body. A writer feels emotions intensely and expresses them deeply. A scientist or philosopher becomes highly observant and reflective. और ये सारी खूबियां पाई जाती हैं एक हाइपर सेंसिटिव लड़के में, और ये सारी खूबियां खामियों में कन्वर्ट हो जाती हैं
जब आप हाइपर सेंसिटिव गाय को रेगुलेट करना नहीं आता, अगर आप रेगुलेट नहीं करते, माशरा रेगुलेट नहीं करता, वो हाइपर सेंसिटिविटी सफरिंग में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वही सफरिंग आपको साइंटिस्ट, राइटर, थेरेपिस्ट, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट बना सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अर्ली एनवायरनमेंट। द की डिफरेंस इज टैलेंट एंड सफरिंग। इमोशनल रेगुलेशन अच्छी है बच्चे की, आपने सिखाई हुई है, ही विल बिकम टैलेंटेड। इन्वायरमेंट और सेल्फ अवेयरनेस आपने सिखाई हुई है बच्चे को, ही विल बिकम टैलेंटेड। अदरवाइज, क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू सफरिंग, क्योंकि बाकी दुनिया हाइपर सेंसिटिविटी के हिसाब से डिजाइन नहीं हुई हुई। बाकी दुनिया डिफरेंट तरीके से डिजाइन हुई है, ये बच्चा नहीं रह पाएगा नॉर्मल दुनिया में। सो जो बच्चा बचपन में ही जेनेटिक प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, जो हाइपर सेंसिटिविटी है, जब फादर और मदर की सेपरेशन होती है, सबसे ज़्यादा बच्चा यही डिस्टर्ब होता है सेपरेशन से। बाकी बच्चों की अगर सेपरेशन हो, वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इस जेनेटिकली क्लियर, मतलब टेस्टिंग, इट इज टेस्टेड, yes, this is the problem. Hypersensitive have some antenna picking up signals from every direction, but no conscious knowledge of this. The existence of sensitive people is an advantage of humankind, because it is this group that best expresses humans' creative urges and need. There is a purpose of this genetic error. It is not a disease until you treat it as a disease. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? On minor signs of ADD. Fine motor controls, the people who do have ADD, फाइन मोटर कंट्रोल्स ये होती है छोटी छोटी मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल, यू आर कुकिंग समथिंग और आपको लग रहा है कि ये स्पून कहाँ पे रखूं, यू गेट वेरी डिस्ट्रैक्टेड, यार इस स्पून को मैं ऊपर रखूं नीचे रखूं। इफ आई एम क्लीनिंग माई मोटरसाइकिल, तो ये जो क्लीनिंग कपड़ा है इसको ऊपर रखूं नीचे रखूं, तो ये गेट वेरी फ्यूरियस कि यार कहाँ रखूं इसको, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाते हैं। फाइन मोटर कंट्रोल्स, यू आर नॉट गुड एट कंट्रोलिंग योर स्मॉल मूवमेंट्स, बिकॉज जब आप ये सीख रहे थे, यू वर नॉट मेंटली देयर। देयर इज अदर टाइम ब्लाइंडनेस, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। And you confuse dates. ADD kids and ADD adults, they do confuse date and they do have time blindness. या तो लेट पहुंचते हैं या याद ही नहीं होता कहीं पहुंचना हो। मेमोरी लैप्सेस, they do have problem with memory lapses, ठीक है? क्योंकि जब पहली दफ़ा गाड़ी चला रहे हो तो यू आर मेंटली प्रेजेंट देयर, बाकी दफ़ा अनकॉन्शियसली गाड़ी चलाते हो, बट पहली दफ़ा ही आप नॉट देयर, तो यू कैन नॉट सेव समथिंग इन योर मेमोरी, कैन बी मेच्योर वन टाइम एंड इमेच्योर ऑफ द अदर टाइम। डीपेस्ट इमोशंस ऑफ फेयर और एज ऑफ, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं एडीडी वाले, दे कुड बी डेंजरस, क्योंकि बचपन में तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनके पास पावर नहीं थी। बचपन में जब गुस्सा कहते थे, बचपन में जब अबेंडनमेंट हो जाती थी, एंड नाउ दे हैव द सेम फीलिंग एज द चाइल्ड, बिकॉज दे हैवंट बीन ग्रोन अप सिंस द चाइल्ड, दे हैवंट बीन ग्रोन अप मच, वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे बच्चा है। तो अब वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी से दे कैन पंच समवन, अब वो वर्बली दे कैन हर्ट समवन फ्रॉम दैट। जुबान से निकली हुई लगा हुआ जख्म नहीं भरता, तलवार वाला भर जाता है, बिकॉज बच्चा तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बड़े दे ब्रूटली हर्ट अदर पीपल। या थैंक यू। हाइपर हाइपर एक्टिविटी मास्क लैक्स इन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एटीम। बहुत सारे एडीडी वाले बच्चे हमेशा कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार रहते हैं और सेल्फ स्टीम उनकी हमेशा कम होती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा और अबेंडनमेंट की वजह से। लेकिन हाइपर एक्टिविटी पर्दा डाल देती है। माशाल्लाह देखो यार बच्चा कितना कितना ज़हीन बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और वो हाइपर एक्टिविटी का पर्दा हटाएं, वहाँ देखें कि अंदर क्या चल रहा है। व्हाट इज टाइम ब्लाइंडनेस? देखिए बच्चे के अंदर कोई सेंस नहीं होती टाइम की, उसको नहीं पता 10 मिनट रह गए तो लेट है। बच्चे के अंदर दो टाइम होते हैं, नाउ एंड नॉट नाउ। नाउ का मतलब होता है राइट नाउ, अभी के अभी करना है, और नॉट नाउ का मतलब होता है इनफाइनाइट। नॉट नाउ का मतलब होता है कभी भी हो सकता है, इनफाइनाइट है। तो सेम, अगर दिमाग डेवलप नहीं हुआ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और वो वाला जेनेटिक डेवलप नहीं हुआ है जो टाइम को लीड करते हैं, डेवलप क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बार बार न्यूरॉन्स उसी पाथ को फॉलो कर रहे थे टाइम ब्लाइंडनेस वाले के, तो अभी भी वही न्यूरॉन्स पाथ फॉलो कर रहे हैं। 10 मिनट रहते हैं, दे कैन नॉट कैलकुलेट कि 10 मिनट में ट्रैफिक भी है, मैंने कोड उतारना है, पहनना है। दे कैन नॉट जज द टाइम, दे कैन नॉट जज द फ्यूचर, they do not consider the future, they have no responsibilities and no effects of your current activities। प्रेजेंट मोमेंट में ही बस वो होते हैं, वो फ्यूचर आउटकम्स को नहीं देखते, फ्यूचर टाइम को नहीं देखते। जस्ट लाइक अ यंग किड, जैसे बच्चा बिहेव करता है वैसे ही बड़ा बिहेव करता है। अगर आप उनको पूछें कि
एक टास्क में कितना टाइम लगेगा? बस सर यूं करके दे रहा हूँ, 15 मिनट में करके दे रहा हूँ, बगैर सोचे समझे 15 मिनट बोल देंगे, बिकॉज दे हैव नो टाइम सेंसेस। रिग्रेट्स, देयर आर ऑलवेज द रिग्रेट्स। रिग्रेट क्या होता है? आई वोंट डिस्कस अबाउट द रिग्रेट्स, बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रॉम वेयर डज एडीडी इमर्जेस? मिस आशा आप कह रही थी कि इसका बायोलॉजिकल है। एडीडी इमर्ज तो जेनेटिकली करता है। फॉर एग्जांपल अगर बाबा और मामा को एडीडी प्रॉब्लम्स है, एडीडी इश्यूज हैं व्हेन दे गेट मैरिड, और कुछ मेल और फीमेल अट्रैक्ट भी एक दूसरे को तब करते हैं, मतलब उनके अंदर जो वो प्यार वाली मोहब्बत वाली फीलिंग आती है जिससे वो दे वांटेड टू गेट मैरिड, वो भी तब होती है कि उन दोनों का पेन और प्रॉब्लम बहुत रिजेंबल करते हैं। तो अगर लव मैरिज है तो ये ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि एडीडी बहुत इंटेंसली पाई जाए। लेकिन अगर सिर्फ मामा में और सिर्फ बाबा में पाई जाए, दूसरे जेंडर में ना पाई जाए, अपोजिट जेंडर में, तो फिर भी बच्चे में एडीडी आ सकती है। तो एक तो प्योर जेनेटिक है, राइट? अब जब जीन्स में एडीडी आ गई है, बच्चा पैदा हो गया, तो इट डजंट मीन कि उसका डेस्टिनी डिसाइड हो गया है कि उसको एडीडी होना ही होना है, उसकी लाइफ सफरिंग ही सफरिंग है। नो, इट्स रॉन्ग। जीन्स में जस्ट टेंडेंसी है, लेकिन जो अर्ली इन्वायरमेंट है वो ट्रिगर करता है उस टेंडेंसी को, वो इग्नाइट करता है उस टेंडेंसी को। जैसे दो ट्विंस हैं, जैसे दो ट्विंस हैं, अब दोनों ट्विंस के जीन्स के अंदर एडीडी है, लेकिन एक को दूसरे पेरेंट्स अडॉप्ट कर लेते हैं और एक उसी घर में रहता है। जिसको दूसरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया उसका एक तो अडॉप्शन वाला एक जो एस्पेक्ट है वो, और जो अर्ली दूसरे पेरेंट्स मिले वो भी अच्छे नहीं मिले। अब अर्ली एनवायरनमेंट की वजह से एक ही जिंदगी सफरिंग है और एक ही जिंदगी बहुत बेटर है, लेकिन दोनों के जीन्स सेम थे। अर्ली इन्वायरमेंट डिसाइड्स कि बच्चा क्या बनेगा। बच्चे की जिंदगी जन्नत बनेगी, जन्नत बनेगी, फूल बनेगी, कांटा बनेगी। एंड तो अर्ली इन्वायरमेंट से मतलब क्या है? अर्ली इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा हो गया और उसके 4 साल तक का। अर्ली इन्वायरमेंट का मतलब गेस्टेशन वाला एरिया टाइम भी होता है। गेस्टेशन इज अ टाइम व्हेन द किड इज इन द मदर्स वूम फॉर द 9 मंथ्स। एक बायो रिदम्स होते हैं, मदर की हार्ट बीट, मदर की स्मेल, मदर की इनसाइड स्लीप साइकिल्स एंड ब्लड, मदर का ब्लड, मदर का हार्ट बीट, ये सारी इफेक्ट करती है गेस्टेशन वाला वूम वाला टाइम को बच्चे के। अब अगर मदर इज स्ट्रेस इन इन द प्रेगनेंसी, तो वो जो हार्मोन्स, कोलिट्रोल क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, वो डायरेक्टली ब्रेन के अंदर इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, ब्रेन की वायरिंग और कनेक्शंस बन रहे होते हैं, और वो वायरिंग और कनेक्शंस इस फॉर्म में बनते हैं जिस फॉर्म में स्ट्रेस रिलीज हो रहा हो। अर्ली इन्वायरमेंट एक तो 9 मंथ्स होते हैं एंड एक्स्ट्रा गेस्टेशन, और फिर जब वो बच्चा बाहर इस दुनिया में आता है 4 साल तक, तो इट्स अ होल टाइम ड्यूरेशन इज अर्ली। तो दो तरह दो दो दो, दो कॉम्बिनेशन से एडीडी जन्म लेती है, एक जीन से और एक अर्ली इन्वायरमेंट से। आई एम वेरी सरप्राइज यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एडीडी। मुझे तो लगा ये बहुत रैपिडली फैली हुई एडीडी और आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस हो गए एंड यू विल लिटिल बी कंसर्न। एनीवेज, तो एडीडी इस तरह इमर्ज करती है और इस तरह अर्ली एनवायरनमेंट इसको ट्रिगर करता है। जेनेटिक डायग्नोसिस इज अ कोप अप ऑफ लेडी टीचर्स। लेकिन जो पेरेंट्स, टीचर्स, ये हमेशा ये कभी नहीं कहेंगे कि जी कल्चर हमारा खराब है, बच्चा इसलिए खराब हो गया है, हमारे घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, बच्चा इसलिए खराब हो गया। ये हमेशा जेनेटिक को ही तरजीह देते हैं। बच्चा हमारा जेनेटिकली प्रॉब्लम है जी, देखें जी, ये देखें ना कितनी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ये देखें जी नालायक है, लेकिन क्या करें, बस वो कुदरती है जी, बस कुदरत के आगे हम लड़ तो नहीं सकते। बट दे आर नॉट ब्लेमिंग देयर ओन सेल्फ, राइट? तो सोशल और कल्चरल, सो ओके सॉरी यार। सो तो जो अर्ली, तो जो पेरेंट्स हैं वो जेनेटिक की तरफ जाते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, कुदरती प्रॉब्लम, ये कुदरत की तरफ से जी, बच्चा हमारा नालायक पैदा हो गया है, बच्चा हमारा हाइपर सेंसिटिव पैदा हो गया है, बच्चा अटेंशन नहीं देता, कुदरत की तरफ से जी, बस डॉक्टर ने बोला है जी जेनेटिक है, डॉक्टर साहब ने बोला है जेनेटिक है। बट वो सेल्फ ब्लेम तो नहीं कर सकते हैं कि यार हमारा माशरा अनकॉन्शियसली मामा बाबा फाइट करते रहे जिस वजह से बच्चे के अंदर एडीडी है, बट दे वोंट से इट, बिकॉज या तो वो खुद जानते ही नहीं है कि उनके अंदर एडीडी थी और उनके अर्ली एनवायरनमेंट में एडीडी थी, तो दैट्स व्हाई दे ओनली ब्लेम द जेनेटिक्स। इसलिए वो अर्ली एनवायरनमेंट अनडिस्कस्ड रहता है, कभी डिस्कस ही नहीं होता। वी आर फीलिंग एक्सपोज, राइट? नो, इट्स ऑलराइट। इमाद, ये नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन सो वी विल डिस्कस
what do you exactly mean by the early development, early environment and brain development in early year? क्योंकि कहा जाता है कि जो भी प्रॉब्लम है यार वो बचपन में चाइल्डहुड में कुछ ट्रिगर, चाइल्डहुड ट्रॉमा, अनरिजॉल्व ग्रीफ, अनरिजॉल्व चाइल्डहुड चाइल्डहुड चाइल्डहुड। अब इस तरह इसका मतलब समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मीन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, राइट? वॉच द वीडियो। अब ये घोड़ा हॉर्स है, स्मॉल बेबी ऑफ द हॉर्स, और इसको सिर्फ 3 घंटे हुए हैं इस दुनिया में आए हुए। शी जस्ट गॉट बॉर्न और 3 घंटे के अंदर अंदर शी स्टार्ट रनिंग। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। अगर आप हॉर्स का बेबी देखें और चिंपैंजीज का बेबी देखें तो दे इवन स्पेशली द चिंपैंजी बेबीज दे स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑल ओवर द मदर्स बॉडी सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही। और अगर हॉर्स के बेबी को देखें 1-2 दिन के अंदर दे स्टार्ट रनिंग। बट अगर आप इंसानी बच्चे को देखें तो हमें तकरीबन 1 साल लगता है वो काम करते हुए जो 1-2 दिन के अंदर कर लेते हैं हॉर्सेज एंड चिंपैंजीज, भागना, दौड़ना, खुद खाना खाना। लेकिन इंसान को 1 साल लगता है। वाई इज इट सो? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? घोड़ों में और चिंपैंजीज के बच्चों में जो सर्वाइवल सर्किट्स होते हैं एंड जो फाइन जो मोटर सर्किट्स होते हैं, हाथ पाँव की मूवमेंट, खाना खुद खाना, भागना, वो पहले से डेवलप हो जाते हैं। लेकिन बच्चे के अंदर पहले से डेवलप क्यों नहीं होते? बच्चे को 1 साल क्यों लगता है? देर आर 2 रीजन्स। नंबर 1, जो इंसानी दिमाग है वो 4 साल तक फॉर 4 years लगातार डेवलप होता है। मदर वूम के अंदर भी when the kid is in the pregnancy time ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, लाइक लिटरली फिजिकली डेवलप हो रहा होता है। उसकी वायरिंग्स हो रही होती हैं, उसके कनेक्शंस बन रहे होते हैं। एक सर्किट, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट हो रहा है, दूसरे से तीसरा न्यूरॉन कनेक्ट हो रहा है, वायरिंग और कनेक्शंस बन रहे हैं। 9 महीने जब बेबी अंदर रहता है तब भी बन रहे हैं, और जब बेबी बाहर आता है मतलब बाहर 4 साल तक वो फिजिकली लिटरली फिजिकली ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। सो लेकिन बच्चे को 9 महीने बाद बाहर आना ही होता है, लेकिन ब्रेन तो सिर्फ स्टिल इज डेवलपिंग। तो ये कितना एस्टोनिशिंग, कितना माइंड बॉगलिंग फैक्ट है कि बच्चा कंप्लीट बट अनफिनिश्ड पैदा हुआ है। दो ही इज कंप्लीट, हिज फिजिकल और शी हैज फिजिकल जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं कंप्लीट है, बट शी इज अनफिनिश्ड। हर ब्रेन इज नॉट कंप्लीटली मेच्योर्ड। सिर्फ 9 महीने का ब्रेन मेच्योर हुआ है, बाकी ब्रेन स्टिल इज डेवलपिंग। जब वो बच्चा बाहर निकलेगा मदर वूम से, इट स्टिल विल बी डेवलपिंग। वाई? पहली रीजन ये है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो अपराइट होते हैं, दे स्टैंड स्टिल। ठीक है। अब चिंपैंजी को देखें, इसका जो पेल्विस होता है वो नैरो नहीं, वो ब्रॉड होता है। हॉर्स को देखें, इसके अंदर जो पेल्विस होता है, मदर वूम होता है, वो भी लार्ज होता है। तो वहाँ पे बच्चा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाता है, बच्चे का जो ब्रेन होता है वो एडजस्ट कर पाता है। लेकिन जो हमारा ह्यूमंस का पेल्विस है वो बहुत नैरो होता है, क्योंकि हम सीधे खड़े हो गए तो ये जगह बहुत छोटी रह गई। अब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द किड, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, विच गेट स्टक्स, वो ना हाथ है ना पाँव है, वो ब्रेन होता है। इवन 9 महीने बाद भी जो बच्चा डिलीवर होता है उसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है बॉडी के स्टक होने की, वो सर होता है, हेड होता है। हेड स्टक हो जाता है। और अगर आप खुद सोचें, ब्रेन अगर 4 साल तक ही डेवलप होता रहे, पूरा डेवलप होके निकले, यानी मदर वूम के अंदर पूरा डेवलप हो, उसके बाद बाहर निकले, तो बच्चे के ब्रेन का साइज कितना डेवलप हो जाएगा? ब्रेन साइज यानी दिमाग कितना बड़ा हो जाएगा, हेड कितना बड़ा हो जाएगा, तो वो तो मदर पेल्विस से निकल ही नहीं पाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि सिर्फ 9 महीने तक ब्रेन डेवलप होगा एक स्पेसिफिक साइज तक, उसके बाद इसको बाहर निकाल लिया जाएगा और फिर इसका बाहर जाके दिमाग और ग्रो करेगा, मतलब दिमाग और फूलेगा, दिमाग की और साइज बढ़ेगा। अगर अंदर ही मदर वूम के अंदर ही साइज बढ़ जाए तो बच्चा बाहर ही नहीं आ सकेगा, इट विल गेट डेड इनसाइड। तो क्योंकि इंसान अपराइट स्ट्रेट खड़ा होता है, मदर पेल्विस स्मॉल होता है, इसलिए बच्चे को मजबूरन 9 मंथ्स बाद बाहर आना पड़ता है और बाहर भी डेवलप करना पड़ता है अपना दिमाग। ये एक रीजन है कि फिर बच्चे को इसलिए ज्यादा टाइम लगता है, 1 साल लगता है बच्चे को भागने दौड़ने में, क्योंकि ही इज अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड पैदा हो गए, कंप्लीट बट अनफिनिश्ड। दैट्स हाउ अल्लाह ताला हैज प्रोग्राम्ड द ह्यूमन डिलीवरी। एक रीजन ये है। एंड द सेकेंड रीजन इज जब बच्चा मदर वूम के अंदर होता है तो जीन्स उसका ब्रेन डेवलप कर रहे होते हैं, यानी जीन्स वायरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है।
इस तरह की वायरिंग बच्चे के ब्रेन के अंदर हो रही होती है जब बच्चा 9 मंथ्स के लिए मदर वोम के अंदर होता है। और ये जीन्स बता रहे होते हैं, जीन्स प्री प्लान्ड होते हैं, ये वाला कनेक्शन इधर जाके लगना है, ये वाला कनेक्शन इधर जाके लगना है। ह्यूमन ब्रेन इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड एंड कम्प्लेक्स एंटिटी इन दिस एंटायर वर्ल्ड। ये यूनिवर्स से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि जो प्री प्लान्ड जीन्स हैं जिनका काम ही ब्रेन डेवलपमेंट को सर्व करना था वो भी खत्म हो गए। इट्स अ माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट, इट्स अ माइंड बॉगलिंग इन्फॉर्मेशन कि जीन्स ही खत्म हो गया। जीन्स कभी नहीं खत्म होते, जीन्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन इतना कम्प्लेक्स है कि सिर्फ मदर ब्रेन के अंदर ही मदर वूम के अंदर ही जीन्स खत्म हो गए। यानी जो रॉ मटेरियल था जिसने ब्रेन को डेवलप करना था, जिसने ब्रेन की वायरिंग बनानी थी, वो रॉ मटेरियल ही खत्म हो गया। अब बच्चे इसलिए फिर बच्चे को मजबूरन बाहर आना पड़ता है, इसलिए 9 महीने में सारा जीन्स खत्म हो जाते हैं। जीन्स ने जितना ब्रेन बनाना था, जितनी ब्रेन वायरिंग करनी थी कर ली, जीन्स ही खत्म हो गए, तो बाकी फीडिंग कहाँ से लेगा? फीडिंग बाहर से आके लेगा। 9 महीने बाद बच्चे इस दुनिया में आता है। अब वो जो आईज और सेंसेस है ना, वो इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रही हैं और वो इन्फॉर्मेशन सीधे जाके वायरिंग एंड कनेक्शन बना रही हैं। ब्रेन डेवलप हो रहा है इवन आफ्टर बर्थ। बच्चा पैदा हो गया, स्टिल ब्रेन डेवलप हो रहा है। इसलिए तो कहा जाता है कि दैट्स वाई बच्चा आगे जाके दुनिया में जो कुछ भी करेगा वो अर्ली डेवलपमेंट का ही नतीजा हुआ। क्योंकि जब घर बन रहा है, घर के अंदर जैसा सीमेंट डलेगा, जैसी बजरी डलेगी, ऑब्वियसली वो घर सारी जिंदगी वैसा ही दिखेगा। बच्चे का ब्रेन पहले 4 साल तक लाइक फिजिकली लिटरली डेवलप हो रहा है, उसके कनेक्शंस बन रहे हैं। और दो रॉ मटेरियल्स हैं, एक तो जीन्स और दूसरे अर्ली डेवलपमेंट से जो अर्ली इन्फॉर्मेशन से डाटा आ रहा है। माँ की सांस, माँ की स्मेल, माँ का प्यार, माँ ने हाथ कैसे रखा हुआ है, माँ ने फीड कैसे करवा रही है, माँ ने बेड पे उसको कैसे जोर से पटकाया या आराम से रखा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अब्सॉर्ब कर रहा है। क्या वो सेफ्टी फील करेगा, स्ट्रेस फील करेगा या प्लेजर फील करेगा? अट्यूनमेंट एंड अटैचमेंट विद मदर, दीज आर ऑल द रॉ मटेरियल फॉर डेवलपिंग द अर्ली ब्रेन कनेक्शंस। अगर जीन्स प्री प्लान्ड होते, मतलब सिर्फ जीन्स ने ही पूरा ब्रेन अंदर बनाना होता, तो हम इंसान ना होते, हम एक जानवर होते। अगर जीन्स प्री प्लान्ड होते, जीन्स ने ही डिसाइड करना होता कि ब्रेन ने फंक्शन किस तरह करना है, तो जिस तरह चिंपैंजी छत पे, जिस तरह चिंपैंजी दरख्त पे चढ़ता है और नीचे आ जाता है, जिस तरह घोड़ा जानवर घास खाता है और फिर सो जाता है, इंसान भी वैसी जानवरों की तरह बिहेव करता। इंसान डिफरेंटली क्यों बिहेव कर रहा है? 7 डिफरेंट पीपल, 7 बिलियन डिफरेंट वर्ल्ड्स। व्हाई? क्योंकि हर इंसान अर्ली इन्वायरमेंट को डिफरेंटली अडॉप्ट करता है। अल्लाह ताला ने जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो शऊर दिया है ना, इस शऊर को और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को यूज करके 7 बिलियन डिफरेंट यूनिवर्सेस बनती हैं, क्योंकि हर इंसान डिफरेंटली बिहेव करता है। हर जानवर एक जैसा बिहेव करता है। चिंपैंजी और हॉर्स एक जैसा बिहेव करते हैं, उनको एक कमरे से बाहर की दुनिया पता ही नहीं है। पर चिंपैंजी जिसका डीएनए सबसे ज्यादा मैच करता है ह्यूमन से, वो चिंपैंजी चिंपैंजी ही रह गया। लेकिन इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा सा लार्ज हुआ है और इंसान स्पेस पे चला गया। कैलकुलेशंस, कैलकुलस, मैथमेटिक्स, जन्नत, जहन्नम, अल्लाह ताला, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। इंसान स्पेस पे चला गया। इंसान जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट समझ गया, जीना और मरना समझ गया, बट चिंपैंजी डजंट नो अबाउट इट। क्यों? उनके उनके जो जीन्स थे वो प्री प्लान्स थे। जीन्स ने ही डिसाइड करना था कि ज्यादा से ज्यादा ये एक्टिविटी होगी, क्योंकि जीन्स वो एक एस्पेक्ट है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। खाना कैसे खाना है, सोना कैसा है, जागना कैसा है। इंसान का जो ब्रेन डेवलप हो रहा है वो कुछ रॉ मटेरियल जीन्स लेगा, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल इंटरनल इन्वायरमेंट से लेगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जिस तरह से वो इंटरनल इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करेगा, उस तरह से उसकी जिंदगी या तो जन्नत बनेगी या जहन्नम बनेगी। दैट्स व्हाई इट इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ह्यूमन ब्रेन इन द डेवलपिंग प्रोसेस एंड ही शी और ही जस्ट गॉट बोर्न। अगर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स है, पहला साल बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेंट बेबी का, जिसको इन्फेंट बोलते हैं, पहला साल, क्योंकि पहले साल में सबसे स्पीडली रैपिडली ब्रेन ग्रो करता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। माँ ने प्यार से बात की पहले साल में, प्यार से देखा, क्योंकि बच्चा पहले लैंग्वेज नहीं समझता, विजुअल समझता है, आंखों से समझता है, माँ का चेहरा समझता है, बायोरिदम समझता है, माँ की स्मेल समझता है। अगर इन सब चीज़ों से महरूम है तो वो हमेशा के लिए कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स उसमें रह जाएंगे। या तो सफरिंग होगी या तो फिर टैलेंट बनेगा, टैलेंट होगा उसमें। फादर और मदर आपस में किस तरह बिहेव कर रहे हैं, चीख रहे हैं या प्यार से बात कर रहे हैं, और ओवरऑल किस तरह बिहेव कर रहे हैं बच्चे के साथ। बायोरिदम्स मदर के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ और बाप ही दुनिया होते हैं बच्चे के लिए। आउटसाइड वर्ल्ड बच्चा देख ही नहीं पाता 1 साल तक, तो माँ और बाप ही उसका आउटसाइड वर्ल्ड है। आउटसाइड वर्ल्ड खूबसूरत है तो वाकई ही आउटसाइड वर्ल्ड खूबसूरत है। आउट
आउटसाइड वर्ल्ड भयानक है, तो वाकई ही आउटसाइड वर्ल्ड भयानक है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा है ना, घर डेवलप हो रहा है, जैसे घर डेवलप हो रहा घर वैसे ही दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। ये चिंपैंजी ब्रेन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और सारे पार्ट्स। देखें 6 मंथ में चिंपैंजी बेबी बॉर्न पैदा हो जाता है। अब 6 मंथ्स में जो इसका ब्रेन साइज है वो 105 सेंटीमीटर क्यूब है, और ह्यूमन बेबी 9 मंथ्स में पैदा हो जाता है। तो ये रहे 9 मंथ्स, कितना फर्क है ब्रेन में, यानी तकरीबन कोई 5 गुना ज्यादा फर्क है। यानी जो बेबी ब्रेन साइज है वो इन लार्ज है 5 गुना ज्यादा देन द चिंपैंजी। अब ब्रेन साइज बड़ा होने का मतलब ये है ब्रेन ज्यादा बेहतर वर्क करेगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा बड़ा है, ज्यादा इमोशंस है, ज्यादा अवेयरनेस है, ज्यादा कॉन्शियसनेस है। और अगर ये इतना बड़ा ब्रेन माँ के मदर बूम के अंदर ही होता तो बेबी बाहर आ ही नहीं सकता था, इट वुड हैव गेट स्टक इन द मदर्स वूम। 176 सेंटीमीटर क्यूब इज द साइज ऑफ चिंपैंजी ब्रेन जब वो 4 साल का होता है। और हमारा देखें 1450 सेंटीमीटर क्यूब, कितना ब्रेन बड़ा है। यानी इसके अंदर कितनी कुछ वायरिंग, कनेक्शन, प्यार, मोहब्बत, नफरत, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, लॉजिक, मैथमेटिक्स, साइंस, जन्नत, दोजख, अल्लाह से प्यार, खुदा से प्यार, सफरिंग एंड व्हाटएवर इट इज, पूरी यूनिवर्स है हमारे इस ब्रेन के अंदर। एंड द चिंपैंजीज, दे आर जस्ट चिंपैंजीज। ब्रेन साइज में बहुत फर्क है। ये देखिए, इसलिए तो फिर जीन्स खत्म हो जाते हैं ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन ब्रेन है। जीन्स ऐसा रॉ मटेरियल जो कभी नहीं खत्म होता इस दुनिया से, लेकिन वो बिकॉज द ब्रेन इतना कम्प्लेक्स एंटिटी है, इवन जीन्स ही खत्म हो गया। माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट। एट बर्थ से लेके 1 ईयर तक सबसे ज्यादा जो ब्रेन साइज ग्रो करता है वो सिर्फ पहले साल में करता है इन्फेंट। तो इन्वायरमेंट से वो कैसे एडॉप्टेशन ले रहा है, इन्फॉर्मेशन कैसी ले रहा है, पॉजिटिव ले रहा है या नेगेटिव ले रहा है, और फिर 4 साल तक डेवलप करता है बहुत अच्छा। फिर एडल्टहुड तक डेवलप करता है, लेकिन ये नीचे 2x 3x 4x कितना डेवलप कर रहा है। ब्रेन मास का मतलब होता है कितना ज़्यादा वो उसके अंदर है, वो गूदा कितना कितना ज़्यादा है। यहाँ पे रोकते हैं, बस आखिरी पार्ट रह गया, इसके बाद आखिरी पार्ट इसके सो बहुत आए। तो पहले साल में, आफ्टर बर्थ से लेके पहले साल में सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलप करता है व्हेन द बेबी इज इन्फेंट। How mother is treating her baby really defines how he sees the world and how he behaves in it in later years. ये कॉन्स्टेंटली ब्रेन डेवलप कर रहा है, लाइक फिजिकली डेवलप कर रहा है, फिजिकली। और डाटा कहाँ से ले रहा है, डाटा रॉ मटेरियल क्या है उसका, अर्ली इन्वायरमेंट। अगर जीन्स प्री प्लान्ड होते हैं तो हम डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसी नेमत है, दैट्स व्हाई एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल। इवन जो ट्विंस हैं, ट्विंस भी आपस में डिफरेंट है। हालांकि ट्विंस के जो जीन्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वो यूनिवर्स को डिफरेंटली देखते हैं। एक माँ अगर ट्विन को डिफरेंटली ट्रीट कर रही है, दूसरे के लिए डिफरेंट है, तो उन ट्विंस के लिए दो माँ अलग हैं, दो माँ ही अलग हैं, तो इनके लिए दो दुनियाएं अलग हो जाती हैं। वाई जीन्स आर नॉट इनफ, जीन्स इनफ क्यों नहीं होते। बस ये आखिरी मेरा टॉपिक है जिसको 5 मिनट लगेंगे, राइट। वाई द जीन्स आर नॉट इनफ। तो ये बेसिकली वायरिंग है। ये जब घर बंद रहा होता है ना, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायरिंग चाहिए होती है। अब इस हर एक वायरिंग का कुछ ना कुछ मतलब है। कुछ कनेक्शंस कहाँ पे जाके लग रहे हैं, कुछ कनेक्शंस कहाँ पे जाके लग रहे हैं, कुछ कनेक्शंस का क्या मतलब है कि, और कुछ कनेक्शंस का क्या मतलब है। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट स्टिल इट हैज मीनिंग। सो दिस इज अ ह्यूमन ब्रेन। जीन्स क्यों खत्म हो जाते हैं दिमाग को बनाते बनाते, क्योंकि न्यूरॉन्स विच आर द सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, सिर्फ ब्रेन के अंदर ही ये सेल्स होते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। हाउ मेनी आर दे इन द ब्रेन, 96 बिलियन न्यूरॉन्स आर देयर इन द ह्यूमन ब्रेन, 96 बिलियंस। और ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनाता है, फिर उस कनेक्शन से कुछ मतलब निकल के आता है। हाउ मेनी कनेक्शंस आर देयर, 100 ट्रिलियन कनेक्शंस आर देयर, 100 ट्रिलियन कनेक्शंस आर देयर। यानी 100 ट्रिलियन मतलब बनते हैं दिमाग के कुछ ना कुछ।
जैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा तो कुछ मतलब बना, जिसका मतलब है कि अच्छा अब हम देख सकते हैं, न्यूरॉन कनेक्ट हो गए, नाउ वी कैन सी फ्रॉम द वर्ल्ड। इस तरह के 100 ट्रिलियन कनेक्शन है तो 100 ट्रिलियन मतलब है। दैट्स व्हाई जीन्स आर नॉट इनफ। इतने तो मिल्की वे में स्टार्स नहीं है जितने हम कनेक्शंस हैं, इतने तो स्टार्स नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंटिटी इन द एंटायर यूनिवर्स। इसलिए ब्रेन यूनिवर्स से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड हु हैज मेड दैट, और ये ब्रेन बनाया किसने? And the brain is not just a collection of cells but a cosmos of connections. 100 trillion connections are there, और 100 trillion connections में से सिर्फ सिर्फ 100 trillion connections में से सिर्फ 1/6 of the connection is done before birth। यानी मदर वूम के अंदर जो कनेक्शंस बनते हैं वो 1/6 ऑफ द कनेक्शंस बनते हैं, लेकिन 5/6 ऑफ द कनेक्शंस बनते हैं वो आफ्टर बर्थ बनते हैं। इतना तो बिफोर बर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा जितना आफ्टर बर्थ इंपॉर्टेंट है, जितना उसका अर्ली इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इस दुनिया में बच्चे के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 ट्रिलियन कनेक्शंस, 5/6 of the 100 trillion connection are being wired in the early development। every experience जैसे देखना, सुनना, टच, बॉन्डिंग helps create new connections। 3 बिलियन पर सेकेंड ये कनेक्शंस बनते हैं। एक सेकेंड में 3 बिलियन कनेक्शंस बन रहे हैं। उन कनेक्शंस का मतलब निकल के आया। अगर कनेक्शंस बनते वक्त कॉम्प्लेक्सिटी है बच्चे की लाइफ में तो वो कनेक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इसलिए पहला साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहले साल लगातार हर एक सेकंड के लिए 3 बिलियन कनेक्शंस बन रहे होते हैं। 100 ट्रिलियन कनेक्शंस आर देयर। व्हाट कैन आई से अबाउट दिस? इतने तो हमारे स्टार्स नहीं है मिल्की वे गैलेक्सी में जितने एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर कनेक्शंस है। तो जो नेटवर्क है डिवाइड्स इटसेल्फ थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। नो टू कनेक्शंस आर एग्जैक्टली द सेम। 100 ट्रिलियन कनेक्शंस में कोई दो कनेक्शंस भी ऐसे नहीं है जो आपस में सेम है। इट इज दैट कॉम्प्लिकेटेड। ये जो डॉट डॉट हैं ये न्यूरॉन्स हैं और इनके दरमियान वायरिंग एंड कनेक्शंस हो रही हैं, एंड दैट्स हाउ these connections look। सो ये कनेक्शंस बिल्ड हो पाए। अब इन कनेक्शन से इंफॉर्मेशन पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दैट वुड बी एप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज। ठीक है। अब अर्ली डेवलपमेंट में जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो उस टाइम बच्चा डरा हुआ था, बिकॉज द मदर वॉज स्ट्रेस्ड एंशियस और जो भी थी। तो वहां पे जो कनेक्शंस बने वो एंजाइटी के, स्ट्रेस के कनेक्शन बने, गिल्ट के कनेक्शंस बने। और फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ प्यार भी देती रही बच्चे को, प्लेयर भी देती रही, लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी और सेफ्टी जो इनसिक्योरिटी थी वो ज़्यादा देती रही माँ बच्चे को, लेकिन प्लेयर कम देती रही। इसलिए जो न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करवाई, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो फ्लो हुए वो ज़्यादा बार बार इस पाथवे में, इन कनेक्शंस में ट्रैवल हुए, यानी यही पक्की सड़क बन गई। ठीक है। और ये सड़क कच्ची रह गई, क्योंकि पहली दफ़ा जब सड़क बन रही थी उस टाइम न्यूरॉन से बोला कि पक्की सड़क की तरफ जाना है या कच्ची की सड़क की तरफ, इसको पक्का करो, इसी तरफ जाएंगे, क्योंकि मदर की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसलिए जब बच्चा 20, 25, 30 साल का होता है उसकी लाइफ में जब प्लेजरेबल मोमेंट्स आते हैं वो उस मोमेंट में भी गिल्ट, अनईज फील कर रहा होता है, इनसिक्योरिटी फील कर रहा होता है। खुशी वाले मोमेंट्स में भी व्हाई इज इट सो फील कर रहा होता है हैप्पीनेस, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी नहीं दौड़ रही होती, वहाँ पे हर टाइम बच्चा अनईज एंड गिल्ट फील करता है, क्योंकि न्यूरॉन्स को पता है किस पाथ में ट्रैवल कर रहा है। बार बार बच्चे के दिमाग में जो न्यूरॉन्स है उनको इसी पाथ में ट्रैवल करवाया जा रहा है बाय देयर पेरेंट्स। तो वो अब एडिक्ट हो चुके हैं, अब उन्हें समझ है कि यही पक्की सड़क है, इसलिए वो हर टाइम अनईज फील करते रहते हैं। अब ये सड़क इतनी पक्की हो गई है, इस सड़क ने इस सड़क को ओवरकम कर लिया है, डोमिनेट कर लिया है। हर टाइम हर मोमेंट में यही सड़क जीतेगी, हर मोमेंट में आपका गिल्ट ही जीतेगा, क्योंकि आपका जो घर बना हुआ है वो गिल्ट के रॉ मटेरियल से बना हुआ है। प्लेयर तो बाद में आपने चूना लगाया ऊपर, ठीक है, लेकिन जो अंदर का खोखलापन होता है ना वही डोमिनेट करेगा आपके बाद की लाइफ को।
क्योंकि उस टाइम ब्रेन बन रहा था, ब्रेन डेवलप हो रहा था, कनेक्शंस। तो आई वाज सेइंग कि कनेक्शंस यानी नर्व पाथवेज, न्यूरो पाथवेज lacking the full growth will not develop or develop incompletely, and chemical underutilized will diminish due to the competitions of the connections and neural pathways. Yeah, they do compete. Insecurity और गिल्ट वाले जो पाथवे है वो compete करेगा प्लेयर वाले पाथ से, और जो ज़्यादा यूज हुआ होगा सिंस चाइल्डहुड वो हमेशा डोमिनेट करेगा। अब बचपन से लेके माँ ने फीड ही उसको गिल्ट और वो सारी चीज़ें करवाई हैं, तो अब उसका जो वो न्यूरो पाथवे है वो बना ही है। न्यूरॉन्स हमेशा ट्रैवल ही उस पाथवे पे करते हैं, न्यूरॉन्स को और पाथवे पता ही नहीं है। इसलिए हमेशा बच्चा गिल्ट और एंजाइटी स्ट्रेस से फील करता है। ये रीज़न है कि खुशी के मौके में मैं क्यों हम फील, मैं ऐसा क्यों हूँ। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपका ब्रेन ही ऐसा डेवलप हुआ है। डेवलपमेंट से ताकतवर चीज़ और कुछ नहीं है। जैसी खुराक डालोगे वैसी, ये एक न्यूरॉन है, इस तरह के 96 बिलियन यानी 96 अरब न्यूरॉन्स हैं। ये एक न्यूरॉन है और इसकी तकरीबन ब्रांचेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस हैं। इसको वायरिंग बोलते हैं। ये सिर्फ एक न्यूरॉन है। दैट्स हाउ इट लुक्स। ये आप सारी कनेक्शंस देख रहे हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस हैं। या attention deficit disorder results from the miswiring of brain circuits in what is it man, so attention, अब मैं पूरी लाइन चेंज करने वाला। attention deficit disorder results from miswiring of the brain, ठीक है, क्योंकि ब्रेन की वायरिंग हो रही होती है 4 साल तक during this crucial period of growth. So during wiring in early ages, if child feels complexities, his wiring will be built, make connections according to that complexities. क्योंकि जीन्स से जितना डाटा लेना था ले लिया, अब अर्ली एनवायरनमेंट से डाटा ले रहे हैं। अर्ली एनवायरनमेंट कम्प्लेक्स है तो डाटा भी कम्प्लेक्स और न्यूरोपाथवेज भी कम्प्लेक्स और बच्चा भी कम्प्लेक्स। Parents are outside the world of them. Eye contact, intensity of glances, body language, tone of the voice, above all, day-to-day joy or emotional fatigue. Whatever parents' intentions are, child will receive such info as a prime communication data to be saved or for future experiences. This unconscious influences are the key, though we cannot trace it but can check it. एक बच्चा बहुत बड़ी केस स्टडी थी। एक बच्चा कातिल बनता है, ही मर्डर्स अ लॉट ऑफ पीपल, और दूसरा बच्चा साइंटिस्ट बनता है। दोनों की जीन सेम है लेकिन अर्ली एनवायरनमेंट। एक जब जो बच्चा कातिल है उसके टाइम मदर बहुत स्ट्रेस में और एंगर में थी। उनके जो इन्वायरमेंट और कल्चर था बड़ा स्ट्रेस था, उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए बच्चा इफेक्ट हो रहा था। लेकिन जो राइटर बनता है उस टाइम उस बच्चे के हालात ठीक हो गए थे। तो बर्थ ऑर्डर बहुत मैटर करता है, राइट। तो फादर बहुत ज़्यादा, फादर का इफेक्ट मदर के ऊपर आता है। फादर निगोशिएट नहीं करता, अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपने बिजी स्केड्यूल के साथ, जिस वजह से मदर के ऊपर स्ट्रेस आता है। मदर के अपने ट्रिगर्स आ जाते हैं कि यार फादर फादर फादर, मेरा हस्बैंड, एंड देन वो ट्रांसफर होती है सारी फीडिंग बच्चे पे। या तो मदर डायरेक्ट ट्रांसफर करती है या फादर डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, या दोनों आपस में झगड़ते हैं, वो ट्रांसफर होता है। और ये सब अनकॉन्शियसली होता है, कोई जानबूझ के अपना बच्चे को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। बच्चा स्टार्ट डूइंग अ सेल्फ ब्लेमिंग कि शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स मुझे तवज्जो नहीं दे रहे। अर्ली इन्वायरमेंट मैन, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी मैटर करता है, कल्चरल इन्वायरमेंट मैटर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने घर का वो क्लोज इन्वायरमेंट मैटर करता है। तो या अमेरिका में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, आई एम नॉट गोना डिस्कस दिस। बायोरिदम्स, मदर फील स्ट्रेस, kid stress, mother's heartbeat, mother's smell, mother's sleep cycle. Early emotional stress in parents create environmental roots of ADD. Stress was there, just not fully recognized. डार्क रूम एक्सपेरिमेंट में बच्चों को रखा गया, उनके जीन्स ठीक थे लेकिन उनको नजर नहीं आता था, उनको दिखाया नहीं गया, डार्क रूम में रखा गया। अर्ली एनवायरनमेंट डार्क था तो बच्चा अंधा हो गया हमेशा के लिए। अब जीन्स ठीक थे, जीन्स आंखों के लिए ठीक थे, लेकिन अर्ली एनवायरनमेंट ने बच्चों को अंधा कर दिया। और बच्चे को अगर चुप करवाया जाए ना 6 महीने तक, उसके मुंह में पट्टी बांधी जाए, जीन्स ठीक होंगे। लेकिन अर्ली एनवायरनमेंट में खामोशी थी और वो बोल नहीं पाएगा सारियों में। अर्ली एनवायरनमेंट डिसाइड्स। तो डिक्शन वाया जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट, आई एम नॉट गोना डिस्कस दैट।